हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत और कहीं कोई रिकवरी के आसार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रिकवरी आएगी या फिर हम और कमजोर होकर दिन के निचले स्तरों की तरफ होंगे बंद। बताएंगे आपको और लेंगे पूरा ट्रेडिंग का जायजा। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कमजोर ट्रेड हो रहा है बाजारों में। कई सारी स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन है, खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर, और स्ट्रैटेजी भी जानेंगे अनिल जी से। तो अनिल जी, काफी सारी बातें करनी है। सर बता दीजिए इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है? बाजार की बड़ी बातों में देखिए गिरावट है और तेज गिरावट है। और सुबह से हम कमजोर लगातार होते दिख रहे हैं। धीमे धीमे कमजोरी हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक साफ संकेत दिख रहा है। इस वक्त लगभग 1.5-2% निफ्टी कमजोर है। 160 अंकों का नुकसान है। बैंक निफ्टी लगभग 700 अंक आपको इस वक्त कमजोर दिखेगा। तो जो गिरावट है वो चौतरफा है। न सिर्फ निफ्टी, न सिर्फ बैंक निफ्टी, बल्कि ढेर सारे ऐसे और सेक्टर्स हैं जो कमजोर है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स, मेटल, ऑटो, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर आज तेज बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। हाँ, टायर शेयरों में ज़रूर थोड़ी सी तेजी है। जेके टायर, सीएट जैसे शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि टायरों में इंपोर्ट पर किसी तरह की थोड़ी रोक लगाई गई है, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसका असर यहाँ पड़ता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत है। 680 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यूरोप के बाजार 2 से 2.5% नीचे है और डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 700 अंक नीचे। तो ये है इस वक्त का रुझान। दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, जैसे आप और मैं सुबह चर्चा कर रहे थे कि किस तरह का आज एक्शन देखने को मिल सकता है। आपने कहा भी था कि सर 9550, 9600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आएगी बाजार को। 9600 तक तो नहीं फिसले हैं, बट 9700 पर बाजार ने सपोर्ट लिया है। बट क्या लग रहा है सर, इन लेवल्स पर सपोर्ट आता हुआ दिखेगा? ये 9800 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है बाजार, या फिर स्टेबल हो जाएंगे इन लेवल्स पर? देखिए दीप, क्लोजिंग अगर 9800, 9825 के ऊपर हो तो फिर हम उतने बुरे नहीं हैं। मतलब खराब तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उतने बुरे नहीं। और आज की क्लोजिंग अगर आप इन लेवल्स पे देखते तो लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा होगा दीप, जब आप 10,000 के नीचे आज बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सेशन हो गए, 9,902, 9,972 की क्लोजिंग मिली है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े से डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं, जो 850 पॉइंट नीचे थे, 750, 700 पॉइंट है, लेकिन फिर भी कमजोरी तो है और कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ऐसे में जब बड़े गैप से डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करें तो कम से कम आप इतना कॉन्फिडेंस तो रख सकते हैं कि शायद तेजी का सोचना तो गलत होगा इस वक्त अमेरिकी बाजारों में। तो फिर होगा क्या? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। होने में ये चीज़ हो सकती है कि आखिरी घंटे में थोड़ा सा बाजार सपोर्ट ले। और आपको याद भी होगा आज सुबह जो हमने रेंज दी थी 9,725 से 9,850, यही रेंज दी थी कि इस रेंज पर फोकस करिए सपोर्ट के लिए। आज सर एग्जैक्टली 9,725 का सपोर्ट लेकर बाजार घुमा है। बैंक निफ्टी भी 19,750 के आसपास। तो बहुत बड़ी रिकवरी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर डाउ फ्यूचर्स यहाँ से थोड़े रिकवर होकर से 450-500 पॉइंट ही कमज़ोर रह जाए तो आप 9,900 के आसपास आ सकते हैं, या फिर आप 20,000 के आसपास, 20,200-300 के आसपास बैंक निफ्टी पर आ सकते हैं। लेकिन रिकवरी में हल्का होने का, निकलने का ध्यान रखना चाहिए, वही आपके लिए सही होगा। ये सिंपल है इसमें जी। बिल्कुल। देखते हैं सर किस लेवल्स पर रिकवर हो या किस लेवल पर स्टेबलाइज होते हैं। बट कमजोर ग्लोबल क्यूज आ रहे हो, भारतीय बाजारों में भी आप कमजोर एक्शन ही देख रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह का आपको बाजार में आज एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं और पूछ लेते हैं कि उनका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ हैं, वागले साहब हैं, सुमित जी हैं, और किरण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। देखते हैं कि क्या आगे एक्शन होगा। किरण जी, आज जिस तरह से बैंक्स में वीकनेस आ रही है सर, और सबसे ज्यादा बिकवाली का प्रेशर भी वहीं पर आ रहा है, सारे के सारे दिग्गज बैंक्स प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक सर कैसा लग रहा है आज के ट्रेड के लिए? 400 के नीचे भी गया है इस समय। क्या और वीकनेस आप देखते हैं? देखिए, एक्सिस बैंक में एक अच्छे सपोर्ट के बहुत नजदीक आ चुका है, और 390, 380 ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है। तो मेरा मानना है कि इन लेवल्स पे थोड़ा सा शॉर्ट करने से परहेज रखना चाहिए, पर ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और एक चीज जो ध्यान में लेनी चाहिए, वो है कि पीएसयू बैंक्स में कुछ हरकत देखने को मिल रही है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इधर एक बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं।
निफ्टी पीएसयू बैंकिंग से इंडेक्स भी देखते हैं तो उधर एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आपको पीएसयू बैंक इंडेक्स और पीएसयू बैंक्स देखने को मिल रहे हैं। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है पर अंडर करंट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो अंडर करंट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, बल्कि जैसे ही किरण जी हमें ये बात बता रहे हैं, हम देखिए पॉजिटिव में आ गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, निचले स्तरों से अच्छा स्पाइक आई है, अच्छी रिकवरी आई है। तो पीएसयू बैंक्स में आपको भरपूर एक्शन दिखेगा, बट जो प्राइवेट बैंक्स हैं, स्पेशली जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पर आप कमजोरी देख रहे हैं। पीएनबी, इस पर भी देखिए 3.5% की तेजी आ रही है। तो बैंक निफ्टी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आई है, हालांकि वेटेज के लिहाज से इन पीएसयू बैंक की ज्यादा वेटेज नहीं है, बट फिर भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है और आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख रही है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर खबर भी है और उसका खबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। कंपनी का स्प्लिट होने वाला है 2 डिविजन्स में। पर वागले साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि गेल गैस अथॉरिटी पर कोई राय। इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा था सर, 98 96 के आसपास, आज 100 के लेवल पर आया, क्या ट्रेड दिखता है यहाँ? आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मुझे स्ट्रेंथ दिखती है गेल में, 104 105 तक जाते हुए दिखता है, शायद 106 तक भी चला जाए। आज क्या जाए या मे बी आज और कल में जाए, मुझे दिखता है कि 98 के नीचे जाना नहीं चाहिए। वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 9750 का, और 104 105 तक की मूव दिखती है। और दीपांशु, मेरा मानना है कि मार्केट्स वीक नहीं है, साइडवेज है, स्टॉक स्पेसिफिक है, दोनों तरफ की मूव्स आएंगी। इनफैक्ट मुझे ये लेवल पे लॉन्ग करने में ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, हालांकि शॉर्ट करने में। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त गेल पर आए। ओके, बाजार कमज़ोर तो हैं ही, लेकिन थोड़ी देर में हमारे साथ सुमित बगड़िया साहब और आशु मदान साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कुणाल जी, राकेश जी हमारे साथ तैयार है। जैसे ही उनकी तैयारी रहेगी, बिगुल हम उनके लिए बजाएंगे। 20,000 के लेवल पर इस वक्त बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, हल्की सी रिकवरी आती हुई दिख रही है जब हम आखिरी 1.5 घंटे में जा रहे हैं। इस बीच हम आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं, जो कि एनबीएफसीज के लिए बड़ी काम की खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वो आपके सामने थोड़ी ही देर में आएगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मानसी हमारे साथ तैयार हैं और ले लें उनसे इवेंट्स, कौन कौन सी इवेंट्स है जिस पर आपको रखनी है नज़र। गुड आफ्टरनून अनिल जी। सबसे पहले तो वेदांता वीडियोकॉन पर नजर रखनी है, क्योंकि रावा ऑयल एंड गैस फील्ड मामले पर हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जो होने वाली है, इस पर हमारी नजर है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में आज बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर्स के नंबर्स आने वाले हैं, और साथ ही कैश स्पेस की नंबर्स की एक लंबी लिस्ट है। कई सारी कंपनियां आज कैश स्पेस में अपने नतीजे पेश करने जा रही है। मेगमनी ऑर्गेनिक्स, कैंटफिन होम्स, शॉपर स्टॉप, नारायण हृदयालय जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे कल। ग्लोबल मार्केट से ट्रिगर्स हैं। अमेरिका चीन की एयरलाइंस पर कल रोक लगाने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी एयरलाइंस को यूएस की उड़ान भरने से रोका है, और ये खबर पहले आ चुकी थी, और कल से ये रोक लग जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू होने जा रही है। 16 और 17 जून को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, खास कोरोना वायरस से जुड़ी बातचीत होती हुई दिखेगी, जिसमें होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी जैसे अधिकारी शामिल होते हुए दिखेंगे। नतीजों के लिहाज से बाजार बंद होने के बाद कल वायदा बाजार की 2 कंपनियां एनएमडीसी और साथ ही एचपीसीएल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बुधवार के दिन यानी कि 17 जून एसबीआई की एजीएम होने वाली है, और इसके अलावा लोन मॉरिटोरियम मामले पर सुनवाई 17 जून को होगी, जो कि 12 जून को टल गई थी। अब वो सुनवाई 17 जून को होती हुई दिखेगी। नतीजे, पिडिलाइट के नंबर्स आएंगे वायदा बाजार में बुधवार के दिन। कमिंस इंडिया, आरईसी, मुथूट फाइनेंस, आईजीएल, ये तमाम कंपनियों के नतीजे, इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद, और बाकी कंपनियों के नतीजे बाजार के दौरान आते हुए बुधवार के दिन हम देखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए उन तमाम इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नज़र। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा आज के सेशन में। आइए अब हम उस बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जहां पर आपको फोकस करना है। कुछ एनबीएफसी से रिलेटेड बड़ी खबरें आने की तैयारी में। कुशल गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ है इस वक्त। कुशल हमें बताने वाले हैं कि क्या है वो बड़ी खबर जो गोल्ड कंपनियों के लिए स्पेशली जो खबर आ रही है, और गोल्ड कंपनियों के लिए एक बेहद नेगेटिव और ख़राब खबर है। कुशल बताइए क्या है खबर और किस तरह से गोल्ड कंपनियों के लिए ख़राब है। जी बताएं।
बिल्कुल अनिल जी, तो ये काफी बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि सरकारी बैंकों को अब गोल्ड लोन जारी करने होंगे, ऐसा सरकार ने निर्देश पास किया है। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी नेगेटिव न्यूज हो सकती है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि पर्टिकुलरली एक और खबर इसमें जुड़ी हुई है कि जो भी गोल्ड लोन ये सरकारी बैंक्स जारी करेंगे उस पर अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो सरकार की जो गारंटी है वो इसमें मिलेगी। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमें देखना होगा। पर अगर आप पर्टिकुलरली गोल्ड लोन की वैल्यू देखेंगे तो जितना ये पर्टिकुलर अगर कोई भी अगर रिटेल लोन लेने वाला है वो 75% उसका लोन वैल्यू जो है वो मिलेगा, जो भी वो गोल्ड जो है देंगे। और इसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो आमतौर पर जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं अनिल जी, तो वो 12 से 29% चार्ज करती हैं कस्टमर्स से। तो उसके मुकाबले ये बेहद सस्ते दरों पर गोल्ड लोन जारी करेंगे, जैसे कि ये अन्य ऑटो लोन्स वगैरह देते हैं। और जो रेट अभी हमें पता चल रहे हैं वो करीब 9 से 10% के हैं। तो काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनियों की जो उनका कारोबार है उस पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अनिल जी, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है सर। एक किसी तरह के एक तो गेम चेंजर हो जाएगा गोल्ड एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि लगभग पूरा मार्केट शेयर इन एनबीएफसीज का है, एक दो प्राइवेट बैंक्स का थोड़ा सा हिस्सा है। पर अगर सरकारी बैंक्स इसमें आ गए और एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर वो लेंगे तो ये तो पूरा गेम चेंजर हो सकता है सर। बिल्कुल दीप, आप जैसे ही आप कुशल ये खबर पढ़ रहे थे, आप पूरी तरह से खबर समझ गए। ये गोल्ड लोन कंपनियों के लिए बड़ा कंपटीशन बढ़ाने वाली बात होगी। पहली चीज़ तो ये कि कंपटीशन कैसे बढ़ेगा उस पर पहले फोकस कर ले, और सरकार या फिर सरकारी बैंक ऐसा क्यों करने जा रहे हैं वो दूसरा मुद्दा है। तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, देखिए, जो गोल्ड लोन कंपनियां अभी गोल्ड लोन बांटती है वो अलग अलग डिपेंड करता है, 12% से लेकर 30% तक। खैर 12% में तो कोई देता नहीं आज की तारीख में लोन। 15%, 18% से लेकर 30% तक का इनका ब्याज होता है। यानी कि ये लोग लगभग 6% से लेकर 15-18% तक का मार्जिन रखते हैं अपने लोन पर। और चूंकि गोल्ड लोन आमतौर पर रिटेल जो बोरोअर्स हैं वो लेते हैं, एक तरह से पर्सनल लोन का सब्सिट्यूट है। ऐसे लोग जिन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते हैं या किसी और तरह की कहीं क्रेडिट नहीं मिलती, तो वो गोल्ड के बदले में लोन लेते हैं। छोटे छोटे लोन होते हैं और लोन की वैल्यू का 75% तक इन्हें लोन मिल जाता है। अब यहाँ पर होगा क्या, जो सरकारी बैंक अब उतरेंगे, तो पहली चीज़ तो जैसे ही सरकारी बैंक उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हैं उनके मुकाबले में सरकारी बैंकों की शाखाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा लोगों तक है। पहला रिस्क तो वो है। दूसरा ये कि इन्हें जो है ना होम लोन्स और ऑटो लोन्स हैं उनके साथ रखा गया है। सबसे कम डिफॉल्ट अगर लोन्स में कहीं होते तो वो होम और ऑटो लोन में होते, क्योंकि पीछे है ना सिक्योरिटी प्रॉपर है। गोल्ड में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉपर रहेगी। 75% के लोन दिए जाएंगे तो 25%। अब गोल्ड के दाम 25% से ज़्यादा तो क्या ही गिर जाएंगे। इतना तो कंफर्ट है ही है कि अगर 50,000 गोल्ड चल रहा है, 40,000 से नीचे कौन मानकर चलता है। तो आपके पास कंफर्ट अच्छा हो गया, तो कुशन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए सरकार ये कह रही है कि सरकारी बैंकों का आप लोन को पुश करिए, हम आपको गारंटी करेंगे। वो कैसे होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा दीप। तो पहली चीज़ तो ये कि सरकार चाहती है कि जो लोग नहीं ले पा रहे हैं और क्रेडिट की इस वक्त ज़रूरत है, वो एनबीएफसी पर जाकर भारी ब्याज में जो ले रहे हैं उसके बजाय सरकारी बैंक ही उन्हें गोल्ड के बदले में लोन देना शुरू करें, और गोल्ड के बदले में लोन जो दे वो सस्ता दे, ताकि सिस्टम में लिक्विडिटी आ सके, छोटे छोटे लोगों तक पैसा पहुंच सके। तो पहली चीज़ ये होगी। अब दूसरी चीज़ ये कि सरकार को क्या ज़रूरत है कि वो डिफ़ॉल्ट के रिस्क पर किसी तरह की गारंटी दे। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो सरकार मानकर चली नहीं कि डिफ़ॉल्ट होंगी, नहीं के बराबर चांस है। दूसरे, अगर होता भी है तो देखिए सरकार है ना लोगों से सोना ले रही है और सामने 2.5% ब्याज पर आपको गोल्ड बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं। अगर गोल्ड के दाम घटे तो सरकार को वहां पर ऑलरेडी फायदा हो रहा है, राइट। तो सरकार के लिए ये नेचुरल हेज है, उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। लोगों को लग रहा है कि अरे सरकार क्यों गारंटी दे रही है। अगर बढ़ा तो वैसे भी डिफॉल्ट नहीं होने, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। घटा तो सरकार का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है जिस पर उन्होंने गोल्ड पर जो गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए हैं, तो सरकार के लिए नेचुरल हेजिंग है, उनकी जेब से कुछ जाने वाला है नहीं। वो दूसरा कारण है कि ये ऐसा किया जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, जिसकी बात सरकार और आरबीआई के बीच में चल रही है, जैसा कि कुशल बता रहे जो खबर लेकर आए, तो फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। गोल्ड लोन कंपनियों के लिए बिजनेस मॉडल पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। उनके मार्जिन्स कम होंगे, कम से कम ये तो पक्का ही होगा, उनके मार्जिन्स कम हो जाएंगे। बिजनेस भी नेचुरली डाइवर्ट होगा सरकारी बैंकों की तरफ। तो दीप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
बिल्कुल अनिल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और सर हम रिएक्शन भी वैसा ही आते हुए देख रहे हैं। अगर एक छोटा सा फॉलोअप मैं ले सकूं सर, तो फिर नेचुरल है अज्यूम करना कि अगर ये कंपटीशन आ रहा है तो फिर इनको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम करने ही पड़ेंगे और फिर शायद इनके जो स्प्रेड्स होते हैं और ऑल्टरनेटिवली कंपटीशन बढ़ रहा है तो शायद इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स पर भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो इन्हें लेंड करते हैं वो भी दो बार सोचेंगे कि अब इनके बिजनेस मॉडल चेंज होने वाला है। दीप, एक चीज मुझे बताओ, आपकी एनबीएफसी अगर मुश्किल में आती है तो क्यों बैंकों को मुश्किल आती है? एनबीएफसी तो खुद वही बिजनेस में जो बैंक जिस बिजनेस में उधार देने के, राइट? लेकिन बैंक जो उधार देते हैं, बैंक के पास पैसा कहां से आता है? आप और हमारे जैसे डिपॉजिट होल्डर्स के पास, ठीक है? हम डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, बैंक उसके बदले में पैसा उधार देते हैं। एनबीएफसी के पास पैसा कहां से आता है? थोड़ा इक्विटी है, बाकी एनबीएफसी भी तो जाकर इन्हीं बैंक से पैसा लेती है, ठीक है? इन बैंक से पैसा लेगी, फिर वो अपना मार्जिन ऐड करेगी और हाई रिस्क वाले बिजनेस में या ज्यादा मार्जिन रखकर फिर लोगों को लोन देती है। तो जो गोल्ड लोन वाली एनबीएफसीज हैं वो भी तो बैंकों से ही उधार लेती है, बैंकों से उधार लेने के बाद वो हाई रेट पर देती है। क्योंकि सरकारी बैंक गोल्ड लोन पर ज्यादा पैमाने पर है नहीं है, सरकार देती नहीं है, लेकिन सरकार को समझ में आ रहा है कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है जहां लोगों को भी सस्ता लोन मिल जाए, सरकारी बैंकों के लिए अभी क्रेडिट ऑफ टेक है नहीं, इनके लिए भी लोन देने की व्यवस्था हो जाए। अच्छा, ये इन लोन्स को आप ऑटो और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लोन की तरह सेफ मानकर चल सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये तीनों कारण हैं जिस वजह से सरकार ये कर रही है। और एकदम आपने सही कहा, तो इन कंपनियों के लिए अब अगर बैंक से वो लोन लेंगे और उसके बाद हायर रेट पर देंगे, ऐसा नहीं कि इनका बिजनेस आज का आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं। काफ़ी लोग फिर भी वहाँ जाएंगे। हो सकता है बैंक सब कस्टमर तक ना पहुँच पाए या बहुत छोटे लोन बैंक्स ना भी दें, लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर है दीप, और वो ये है कि इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। देखते हैं कि आरबीआई और सरकार मिलकर ये फैसला लेते हैं। शायद जैसा कुशल बता रहे हैं, अभी अंतिम चरण में बातचीत चल रही है, वो लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का काम किया जाए। अगर वैसा होता है तो फिर ये इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बड़ी चीज़ें हो सकती है गोल्ड लोन को लेकर एनबीएफसी की तरफ से। जी दीप। बिल्कुल, तो बड़ी चीज़ हो सकती है गोल्ड लोन एनबीएफसी को लेकर के। अगर मैं एक चार्ट चेक ले सकूं मन्नापुरम फाइनेंस पर, वैसे मन्नापुरम मुथूट दोनों 4% नीचे हैं, पर वागले साहब आपका एक ट्रेडिंग प्रेफरेंस रही है इन स्टॉक्स के लिए। बंसल साहब भी हैं हमारे साथ, बंसल साहब से पूछ लेते हैं। क्या बंसल जी, मन्नापुरम जिस तरह की वीकनेस आ रही है 140 के नीचे गया है, खबर भी नेगेटिव है और वैसे भी आज कमजोर है एनबीएफसी, क्या राय है सर? देखिए दीपांशु, डेफिनेटली आज इसमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है, बट इसमें काफी एक अहम सपोर्ट है नीचे में। अगर आप देखें 130 131 एक अहम सपोर्ट है, ये लेवल टूटेगा तब स्ट्रक्चरल मंदी में आएगा। शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल रही है और शॉर्ट टर्म के लिए 135 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो जो लोग लेके फंसे हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म के लिए 135 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 130 के लेवल्स नीचे में टूटेंगे तब यहां पर बिकवाली की राय होगी, तब स्ट्रक्चरली ये स्टॉक मंदी के अंदर आएगा। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए गोल्ड कंपनियों के चार्ट्स पर आइए अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं बसीन साहब को कार्यक्रम में और लेते हैं उनकी पिक्स बिगुल के साथ। जी बसीन साहब बताएं सर। अनिल जी, पहले तो अपडेट दे दूं कि सुबह आपको लूपिन लिया था 937 938 पर, वो न्यू हाई मार गया 957। उसके सामने कोटक सेल दिया था 1255 पे, वो वही है। तो कायम है सौदा लूपिन में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 2% मिल गया, बुक कर सकते हैं। ध्यान अभी मंदी में ही है, तो अब आप कहें तो मैं 4 शॉर्ट कॉल देनी है वो मैं दे दूं। दूसरी बात, बैंक्स में देखिए पीएसयूज में जो मैं कहते रहता था कि पीएसयूज विल बी आउट परफॉर्मर, सारे पीएसयूज आज चल रहे हैं। बट आप कहें तो मैं अपडेट दूं और अपनी कॉल्स दूं अभी जो सारी बेचने की सर है। सर पहले एक बार अपडेट भी दे दें। और दूसरा, आपने सुबह जो पुट लेने की कही थी वो पुट भी काफ़ी कुछ इन द मनी आ गए, क्योंकि आपने 9,700 का पुट बोला था और 19,700 का बैंक निफ्टी का पुट बोला था, तो नीचे में 19,740 बैंक निफ्टी स्पॉट पर हो गया और 9,725। तो लगभग जो स्ट्राइक प्राइस आपने दी थी वहाँ तक पहुँच गए थे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉफिट भी बना होगा। तो क्या वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं सर, हाँ इंट्राडे बुक कीजिए और आप वापस बेचिए, बिकॉज दिस मार्केट इज शोइंग यू अ रैली अगेन। बट ये मार्केट बहुत चौपी है और मुझे रूल आउट नहीं करता 9500 कैन गेट ब्रोकन इन दिस वीक। ठीक बात है, परफेक्ट, ओके। अब बताएं सर, अब आप अपडेट और नए कॉल्स जो भी देना चाहें।
सर अपडेट आपको दे दिया, जो जो कॉल्स लेने की थी आपको याद है, गेल और पीएसयू बैंक लिए थे वो सब तेज हो गए। अब आप कहें तो मैं आज की शॉर्ट कॉल दूं। पहला शॉर्ट कॉल है जिंदल स्टील सर, 138 का भाव है, 143 का स्टॉप लॉस रखिए, 125 का टारगेट। ओके 125 के टारगेट के लिए जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर इसको बेचने की राय है वसीम साहब की। 143 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं जेएसपीएल में। ये मंदी करने के लिए पहला स्टॉक। बताएं सर दूसरा स्टॉक। अडानी पोर्ट सर, 344 का भाव है, 348.50 का स्टॉप लॉस, 325 का टारगेट। ओके अदानी पोर्ट ये है दूसरा स्टॉक जहां पर आप मंदी करके चल सकते हैं। 348.5 ₹348.50 से स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा। 325 325 आपके लिए टारगेट होगा और 344 के आसपास अभी वहीं चल रहा है। यहीं पर तुरंत प्रभाव से बेच दीजिए अदानी पोर्ट। जेएसपीएल भी लगभग वहीं भाव पर चल रहा है। 138 जो भसीन साहब ने सुझाया यहाँ पर भी आप कर सकते हैं बिकवाली। सर दो ही हैं या और भी स्टॉक्स हैं सर? सर जुबिलेंट फूड वर्क 1705.10 का भाव है, 1740 का स्टॉप लॉस, 1605 का टारगेट। ओके तीसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड, हाई बीटा मिड कैप स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय है भसीन साहब की तरफ से। 1740 ये स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा और 1605 तक फिसलने की तैयारी है जुबिलेंट फूड की। ये भी बेच सकते हैं 1705 1710 की रेंज में मिले तो और भी बेहतर आपके लिए बेचने के लिए आज से। जी भसीन साहब कोई बाय कॉल? नहीं सर, चौथा है एसआरएफ 3620.25 चल रहा है, 3665 का स्टॉप लॉस और 3525 का टारगेट। ओके क्या बात है, भर भर के एकदम फुल फ्लेज दिल खोलकर बाय कॉल देते हैं भसीन साहब। तो शॉर्ट साइड पर भी दिल खोलकर 4 शॉर्ट कॉल एक साथ। अगला शॉर्ट कॉल है एसआरएफ 3665 3665 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 3620 3625 3620-25 की रेंज में बेचिए। 3525 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए बिकवाली की राय जी। तो एसआरएफ यहाँ पर बिकवाली करने की राय 3620 3625 की रेंज में। 3665 का स्टॉप लॉस है और 3525 ये टारगेट है। जेएसपीएल 138 पर बेचना है, 143 का स्टॉप लॉस है, 125 का टारगेट। वैसे साहब कोई खरीदारी की कोई ट्रेड नहीं है आज, सिर्फ ऑल शॉर्ट? ओके ठीक है परफेक्ट, ऑल शॉर्ट। और बाद में हम फिर से करेंगे मुलाकात 3 बजे भसीन साहब से, तब आपको मिलेंगे उनकी तरफ से बीटीएसटी कॉल्स और उनकी तरफ से साफ जो संकेत आ रहा वो ये कि उछाल में बिकवाली करते रहें आप, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आइए खबरों वाले शेयर जान लेते हैं देवांशी से। देवांशी बताइए। गुड आफ्टरनून। आज सबसे पहले आप देखिए सन फार्मा, इस स्टॉक पर नजर रखें क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने अब हाइकमा, ये एक यूके की कंपनी है, उनके साथ कंपनी ने करार किया है इल्यूमा इनकी जो दवा है इसकी लाइसेंसिंग के लिए करार किया गया है, यानी कि इसकी बिक्री कर पाएंगे आने वाले 15 साल के लिए ये करार किया गया है। इसके अलावा गेल पर भी नजर रखें, जैसे कि आपने फिलहाल बताया कि कंपनी का जो कारोबार है इसमें 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसमें से जो एक हिस्सा होगा वो ट्रांसमिशन पर क्लियरली फोकस करता हुआ दिखेगा। इसके चलते आज गेल भी रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। साथ ही टाटा पावर कंपनी को गुजरात में 120 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए सरकारी कंपनी से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। ये लंबे समय का प्रोजेक्ट है और छोटा ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए थोड़ा सा ये स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज जो बड़े सौदे होते हुए दिखे वहां पे सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। सबसे पहले आईओसी पर आप देखिए करीब 51 लाख शेयर्स का सौदे हुए हैं, 87 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये सौदे होते हुए दिखे हैं। फेडरल बैंक में भी 26 लाख शेयरों के 2 बड़े सौदे हुए हैं, 48 रुपीज से लेके 49 रुपीज के बीच में ये सौदे होते हुए दिखे हैं। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक 13 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, 1240 से लेके 1241 रुपए प्रति शेयर के बीच में। जुबिलेंट लाइफ में आज 15 लाख से ज्यादा शेयर्स में ब्लॉक डील्स होते हुए दिखे हैं, 608 रुपए से लेके 622 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और आरती इंडस्ट्रीज में भी 25 लाख से ज्यादा के शेयर्स आज ट्रेड होते हुए दिखे हैं, ब्लॉक डील्स में 852 रुपीज प्रति शेयर के भाव से लेके 890 प्रति शेयर के भाव के बीच में ये बड़े सौदे होते हुए दिखे। ये सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए। बढ़िया एक्शन हो रहा है आज बाजारों में और खबरों के दम पर भी आप देख रहे हैं कि काफी सारे शेयर्स में मूवमेंट आ रहा है। सचित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में आशु जी भी होंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। सचित जी,
जुबिलेंट लाइफ कैश स्टॉक है, पर आज खबर अच्छी आई है और हम देख भी रहे हैं कि बढ़िया एक्शन हो रहा है इस स्टॉक में। कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? ऑलरेडी 11-12% वैसे ऊपर हो चुका है। गुड आफ्टरनून दीप, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी रफ देखी जा चुकी है स्टॉक में। जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है अराउंड 635 लेवल के आसपास, मुझे लग रहा है अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उनको रिटेन करनी चाहिए पोजीशन विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 638 के आसपास। बट ऊपर मुझे लग रहा है फ्रेश एडिशंस इमीडिएटली करनी नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो आपकी है वो रिव्यू करनी चाहिए अराउंड 700-705 के रेंज में। अगर ये मूव एक्सटेंड हो जाती है तो मुझे लग रहा है फ्रेश एडिशंस के लिए थोड़ी सी देरी हो गई है। बट अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट है बट 638 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से। ओके, ये है आपके लिए राय जुबिलेंट लाइफ पर। अच्छी मूव देख रहे हैं जहां तक जुबिलेंट लाइफ का सवाल है। ऑफकोर्स जुबिलेंट फूड्स पर आप बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं और अभी वहां पर हसीन साहब भी बिकवाली की राय ही देकर गए हैं, तो नजर रखिए उस स्टॉक में। वैसे अच्छा मूव आया था पिछले हफ्ते, पर अब आप दूसरी तरफ का वहां पर ट्रेड आते हुए देख रहे हैं। पर कई सारे पीएसयू बैंक्स में आपको बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगा, यहां पर नजर रखिए। और आईटी स्टॉक्स में भी एक पिकअप आता हुआ दिख रहा है। किरण जी, इन्फोसिस की चार्ट देखिए, यहां पर कोई ट्रेड है, हालांकि अभी सिर्फ 0.5% ऊपर है, बट जिस तरह से आईटी से अब थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। विप्रो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है 3.5% की तेजी के साथ। क्या इन्फी में भी मूव आती हुई दिख रही है आपको? इन्फोसिस पे मेरा मानना है कि एक रेंज में अटका हुआ है और उसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। 680-85 एक लोअर एंड है और 710-715 एक हायर एंड है, तो इस रेंज में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि इसमें अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दो स्टॉक्स है जहां पे मेरी नजर है। एक है एचसीएल टेक जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है, और दूसरा माइंड ट्री। ये दो दो काउंटर्स में मुझे लगता है कि एक बार फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा तो इधर ज्यादा रिटर्न मिलेंगे इन्फिस के अगेंस्ट। तो ये दो स्टॉक्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, तो माइंड ट्री और एचसीएल टेक यहां पर नजर रखिए। डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, विप्रो भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं 3.5% की तेजी के साथ। तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आप कह सकते हैं आता हुआ दिख रहा है जहां तक आईटी स्टॉक्स का सवाल है। वैसे इतने ज्यादा गेनर्स नहीं है मार्केट में, पर इन स्टॉक्स में डेफिनेटली आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप नजर जरूर रखिए जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। इंडसइंड बैंक, सचिन जी, यहाँ पर भी आपने अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करे हुए हैं। अब जो वीकनेस आ रही है और वायदा कारोबार में वन ऑफ द टॉप लूजर्स है, हालांकि डेज लो से थोड़ी रिकवरी जरूर है, पर 500 के लेवल पर इंडसइंड बैंक पर क्या ट्रेड है अब? दीप, मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन टू वीकनेस इस पर्टिकुलर जोन में स्लिप हो चुका है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 500 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल होगा। अगर वापस इसके नीचे इंट्राडे में स्विंग हो जाता है तो मुझे लग रहा है वापस जो 480-485 के आसपास जो इंट्राडे लो बनाया था, मुझे लग रहा है वहीं पे एक बार स्लिप होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग तो अवॉइड करनी ही है आपको, बट 500 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा फ्रॉम अ शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायस में पॉजिटिव नेगेटिव रखूंगा। एंड उछाल पे ही बिकवाली की सलाह है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पर इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 500 काफ़ी क्रिटिकल है। अगर इस लेवल के नीचे स्लिप होता है तो फ्रेश शॉट्स ऐड करनी चाहिए। ओके, नजर रखिए, अगर 500 के नीचे जाता है तो एक फ्रेश शॉट भी बनाया जा सकता है। जहां तक इंडसइंड बैंक का सवाल है, इस समय आप काफी प्रेशर देख रहे हैं, पर भरपूर कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छा एक्शन है, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आज सुबह से ही अच्छी तेजी दिखा रहे हैं इस समय। कुणाल जी, रैलिस इंडिया, यहां पर आपकी कोई राय सर? अच्छी तेजी आ रही है, लगभग 7-7.5% ऊपर है इस समय, डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए दीपांशु, एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। मेरी राय में तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर 245 रुपए के ऊपर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि यहाँ 270-275 के जो रिसेंट हाइज हैं वहां तक ये स्टॉक जाएगा, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। और ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा नीचे यानी कि 244 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 270 इसके लिए अगली मंजिल होगी। बिल्कुल होल्ड करके चलने की राय। होल्ड करके चलने की राय है। रैलिस इंडिया पर बढ़िया मूव आ रहा है, 7% की तेजी। सुमित जी, एक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक कैश यूनिवर्स से बैंक ऑफ इंडिया, छोटा स्टॉक है, ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, बट आज 13% की स्पाइक आ रही है। वैसे भी बाकी पीएसयू बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट बैंक ऑफ इंडिया में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या बता रही है ये चार्ट सर?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, आपने स्टॉक सही पकड़ा है। स्टॉक ने बहुत बड़ी अपसाइड मूव दिखाया आज लोअर लेवल से। लास्ट 5 दिनों के स्टॉक ने हाई तोड़े और वॉल्यूम भी पिछले एक हफ्ते के ऊपरी लेवल पे है। तो ये कुछ तो हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। ऐसा लगता है कि ये बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकते हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऊपर में 50 रुपए का हर्डल है। 50 रुपए का लेवल अगर टूट जाता है तो 55 रुपए तक का अपसाइड मूव भी बैंक ऑफ इंडिया में फिर देखने को मिल सकता है। तो पहला हर्डल 50 का है, 50 टूटेगा, उसके बाद और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, पहला हर्डल 50 का है और 50 टूटेगा, उसके बाद आप और एक्शन देख सकते हैं। बट बैंक ऑफ इंडिया पर नजर जरूर रखिए, जबरदस्त मूव आ रहा है। 14% की तेजी बनती हुई दिख रही है आपको बैंक ऑफ इंडिया पर इस समय। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इस पर भी नजर रखिए। बंसल जी, इसकी चार्ट देखकर बताइए, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। 4-4.5% ऊपर है। ट्रेडर्स रेडार पर काफी एक्टिव रहता है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। आप कोई ट्रेड देख रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में? देखिए दीपांशु, इसका टेक्निकल रुझान एकदम बढ़िया है और जिस तरीके से इसका भाव है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। जिसने ले रखा है दीपांशु, वो 395 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। ऊपर में 422, 423 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। सिर्फ होल्ड की राय है, नई खरीदारी के लिए थोड़ा लेवल्स मुमकिन लगते हैं। सिर्फ होल्ड की राय है, नई खरीदारी के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर आए। 400 के ऊपर होल्ड कर रहा है अच्छी तरह से स्टॉक का। चलिए एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए सैटेलाइट का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, आप कैश स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो एक कैश स्टॉक ही मेरे रडार पे आ गया है। तो सैटेलाइट तौर पे इस स्टॉक का भाव अभी चल रहा है 248 का। 248 का भाव है। स्टॉक का नाम है एफडीसी। एफडीसी के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे बाय बनता है। स्टॉक पिछले 5 दिन की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक ने अपसाइड मूव रिज्यूम किया है। स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक कर दिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहीं से अपसाइड मोमेंटम बढ़ेगा। यहाँ से स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को लगता है 256 रुपए से लेके 270 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 256-58 होगा इसका इंट्राडे का टारगेट। वो लेवल्स टूट के उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 270 रुपीज तक का अपसाइड मूव एफडीसी के अंदर इस हफ्ते में फिर देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल्स पे जो स्टॉक का सपोर्ट है 241, 242 के आसपास है। छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड बन रहा है। 258 तक का इंट्राडे टारगेट, 270 तक का कैरी ओवर टारगेट ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे। ये राय है सुमित जी की तरफ से। आशु मदान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आशु सर, अचानक से वोलेटिलिटी काफी बढ़ी है ग्लोबल मार्केट्स में भी और लोकल मार्केट्स में भी, हमारे यहाँ भी। कैसे ट्रेड करने का क्या व्यू रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, एक रेंज के अंदर है और ट्रेड बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया है। और अनिल जी मतलब फॉर एग्जांपल मैं अब हम आपस में एज ए टीम ही हैं। अभी परसों वागले जी ने जैसे आपको सुबह कहा था कि मैं अगर बाय कॉल भी दूं तो मेरी बात मानना भी नहीं, और शाम तक क्या था और आज सुबह देखो क्या था और अब शाम को क्या है। और ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है अनिल जी। ये मतलब जिससे भी मेरी बात हो रही है, जो आपने बिल्कुल बोला है कि विद इन बैंड इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है। इंट्रा डे और गैप अप गैप डाउन होगा। अभी भी ये गैप डाउन हुआ, अच्छा खोल रहे हैं। शायद फिर गैप डाउन भी कर सकते हैं कि कल क्या होता है। तो अनिल जी, ये एक लेवल के बीच में वॉलेटिलिटी हो रही है। मतलब जो हम स्प्रेड 400 पॉइंट का बनाते हैं अनिल जी, जो वीकली वाला 4-4 दिन के लिए है, उसमें भी वॉलेटिलिटी इतनी हो रही है कि कभी कभी लगता है क्या वो सेफ है कि नहीं। सो योर ऑब्जर्वेशन इज राइट। और इसका आंसर अनिल जी मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। क्योंकि मैं तो अपने रिसर्च की बात कर सकता हूँ, जिस तरह से कॉल्स आ रही हैं और जिस तरह से एक फास्ट ट्रेडिंग हो रही है, वो बहुत मुश्किल है सबके लिए करना। और टाइम टू टाइम व्यू चेंज करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो अनिल जी, वो रेंज नीचे की दिख रही है, ओपन हो रही है। अगर शॉर्ट पोजीशन कवर होती जाएंगी तो नीचे की रेंज खुल रही है। लेकिन क्या ऊपर का घर बंद हो गया? ऐसा भी नहीं है अनिल जी। अगर आपको डाउ आपने देखा 1800 पॉइंट, अगर किसी नॉर्मल डे पे पिछले 2 महीने में अगर 1800 पॉइंट डाउ बंद होता तो शायद हम सर्किट टाइप या एक बहुत ही मैसिव फॉल के साथ खुलते। पहला वो फॉल बहुत म्यूटेड था, उसके बाद आपने रिवर्सल देखा। आज भी अब जो 800 पॉइंट है अली जी, 800 पॉइंट इस मार्केट में डिस्काउंटेड था। सुबह भी जब 96, 96.5 का लेवल आ गया। 800 पॉइंट आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। अब ये 800 का 1200 होता है या शाम को 500 होता है, कल का मार्केट इस पे डिपेंड होगा। अब ये कहना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है कि कल का मार्केट कैसे होगा। तो अनिल जी, मैं तो अभी भी वो स्प्रेड्स के साथ ही बने रहना चाहता हूँ। मैं अपडेट भी देना चाहता हूँ अनिल जी। 3 अपडेट हैं
हैं आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है और नया स्प्रेड भी है। तो पहले अपडेट कर लूँ अनिल जी, स्टॉक में हमने एक सन फार्मा का स्प्रेड बनाया था 460-500 1:2। सन फार्मा एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है और धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 472 पे मैं फ्यूचर नहीं ले पाता शायद, क्योंकि दिख रहा था खराब, लेकिन अब 485 हो गया है। तो मेरा स्प्रेड अनिल जी बहुत अच्छा चल रहा है। 500 का कॉल जो बेचा था वही रेट है, 460 का बढ़ रहा है और मुझे लगता है सन फार्मा धीरे धीरे 500 भी चला जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बन सकता है, इसके साथ बने रहिए। दूसरा अनिल जी स्टॉक का कॉल था हीरो मोटर कॉर्प का, जिसमें 30 रुपए का स्टॉप लॉस था। अनिल जी वो 30 रुपए का स्टॉप लॉस तो हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 100 रुपए बढ़ा। तो उसको मैं कहूँगा बहुत ही टेरिबली, बहुत ही बेकार कॉल थी और बहुत ही डिजास्ट्रस कॉल थी। सो अनिल जी मैं अपना बेंचमार्क भी बनाता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बात ये नहीं थी कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस था, बात ये है कि जो स्टॉक आपको 100 रुपए नीचे दिख रहा है और वो 100 रुपए ऊपर जाता है तो आप 360 डिग्री रॉन्ग हो जाते हो उसमें। सो अनिल जी मेरी तरफ से अपॉलॉजी है कि हीरो मोटर कॉर्प वॉज ए वेरी बैड कॉल। तो उसमें एक स्टॉप लॉस तो 30 रुपए का था, बट वो मतलब जो दिखना ऊपर चाहिए था नीचे दिखा, सो यू आर रॉन्ग 360 डिग्री। तो दूसरा अपडेट वो था। अनिल जी तीसरा अपडेट था, हमने 9600 और 9800 का 1:2 का स्प्रेड बनाया था, जो आपको ध्यान होगा 20 रुपए क्रेडिट पे था, क्योंकि परसों ही बना है, फ्राइडे को ही बना था। 10,020 तक सेफ है, वो अभी भी इंटैक्ट है। सुबह जब मार्केट नीचे थी उसमें 20 से 25 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट आ रहा था, अभी भी वो उसी रेट पे खड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। और लगता है कि 10,020 तक मुझे लगता है कि मार्केट में इतनी मंदी नहीं है। मुझे तो ऑनेस्टली उसके लॉस में ना चले जाने का डर है। मैं मंदी में नहीं हूं एक तरह से, कि मतलब जीरो कॉस्ट पे 20 रुपए क्रेडिट पे है, बट अगर अनिल जी उसकी एक्सपायरी 97 होती है तो उसमें 100 रुपए आएंगे, 9800 होती है तो उसमें 200 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट होगा, 9900 होती है तो भी 100 आएंगे, 10,000 तक सेफ है, 10,020 तक, उसके बाद लॉस होगा। तो मुझे लगता है अपना रिस्क मैनेज करके बने रहना चाहिए। और आज के लिए अनिल जी मेरे पास 2 स्प्रेड है, दोनों तरफ जिसको मार्केट प्ले करनी है अगले 3 दिन के लिए। आप जब कहेंगे तो मैं दोनों स्प्रेड शेयर करूंगा आपसे। बिल्कुल। तो आशु जी आपके स्प्रेड लेंगे सर, आपकी स्ट्रैटेजी लेंगे, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। अनिल जी की भी स्ट्रैटेजी तैयार है, तो पहले अनिल जी के लिए बिगुल बजा देते हैं। अनिल जी हल्की सी रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में, बिल्कुल हल्की सी रिकवरी कहेंगे, पर हाँ निचले स्तरों से आप कह सकते हैं कि 200-250 अंक की रिकवरी है। अभी भी लगभग 600 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स 2-2.25% की गिरावट के साथ। वहीं अगर आप देखें तो बाकी एशिया के बाजार आज कमजोर क्लोजिंग हुई है, बल्कि जापान के बाजार तो 3.5% तक गिरे थे, हांगकांग भी 2% नीचे था। यूरोप में भी कमजोर ट्रेड चल रहा है, 1.5 से 2% की गिरावट यहां पर है। ब्रेक्जिट को लेकर आज एक अहम चर्चा होने वाली है, तो वहां से भी कुछ नेगेटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं, प्री चर्चा, तो शायद वहां से भी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो वीक ही ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं सर, हालांकि निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी जरूर है। ओके दीप, रुझान कमजोरी की तरफ ही है। अब आपको इसमें ये चीज डिसाइड करनी कि बेचना कहाँ है, राइट? तो किस लेवल पर बेचा जाए वही समझना है। तो क्या बेचने का लेवल 20,000 है बैंक निफ्टी पर और 9,850 है निफ्टी पर? शायद नहीं। अगर इसी लेवल पर बेचना है तो क्लोजिंग में, अभी नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा इंतजार किया जाए। अगर 20,300 20,400 में जाए, मतलब ऐसा तो ख्वाबों में ही है कि 20,300 20,400 मिलना चाहिए, 400 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरह से नटखट चंचल और शरारती होकर रखा है आजकल, वो 300-400 पॉइंट बढ़ने में वक्त भी नहीं लगाता। और समझो अगर 200-250 पॉइंट अगर आपका डाउ फ्यूचर सुधर गया तो बैंक निफ्टी 300-400 सुधर भी सकता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर 20,300 20,400 मिलता है वहां पर शॉर्ट करने का सोचेंगे। यहां पर कुछ नहीं, शांति से बैठेंगे। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 20,000 पे सोचे शॉर्ट करने का। भाई अपनी तो हिम्मत नहीं है ऐसा एडवाइस करने की कि आप यहीं पर शॉर्ट कर दो, थोड़ा ऊपर आए तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक उसी तरह से 9,900 9,950 की रेंज में निफ्टी मिले तो वहाँ पर शॉर्ट करना ज़्यादा सेफ है। तो मेरे ख्याल से 3:30 तक शॉर्ट करने का इंतजार, शॉर्ट के लिए ऊपर के लेवल का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी आराम से अपनी पोजीशंस जो भी हैं उस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, तेजी मंदी जो भी पोजीशन हो आपकी, क्योंकि दोनों तरफ बराबर मार्केट में मौके आ रहे हैं। पहले हम खुले ठीक, गिरने के बाद बढ़े भी। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं 20,300 उसके आसपास का, 9,950 के आसपास का, 9,900 9,950, 20,300 20,400, वहाँ आया तो पक्का बेचेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर शॉर्ट करने की राय नहीं है, बट अगर यहाँ से बाजार और एक चीज़ और दीप एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा।
माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपसे बात करते करते 125 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे निकला है। देखिए 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 19,900 के आसपास आया, तो हो सकता है कि एक 20,000 का अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब मैं 20,000 के नीचे अगर एक मिलेगा मौका तो वो भी मैं देख रहा हूँ, और उसकी वजह ये कि 20,000 के कॉल्स पर 4 लाख शेयर हैं बैंक निफ्टी में, जिसमें से 3 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो हो सकता है ये कॉल राइटर्स 20,000 को आसानी से पार करने न दें। मैं थोड़ा सा इंतजार इस बात का करना चाहता था कि 2:45 बजे तक 2:50 तक क्या 20,000 के ऊपर टिकते हैं। अगर थोड़ी देर नहीं टिके तो फिर ये आज नीचे डे लो की तरफ बंद होने की तैयारी करेगा, अगर हम अगले 15-20 मिनट में 20,000 को पार करके नहीं टिक पाए तो। ये बैंक निफ्टी की बात है। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 9,900 के कॉल्स पर 24 लाख शेयर हैं, वो पार होगा नहीं आपसे। 16 लाख शेयर उसमें से आज ही जुड़े। 9,800 आपके लिए कश्मकश वाला लेवल है, जहां 11 लाख शेयर पुट में है और 17 लाख शेयर कॉल में। तो संभावना ये कि नीचे आपको जाना है, ये दिख रहा है। अब नीचे यहीं से 20,000 से चले जाना है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर सेल सिग्नल आया तो मैं कल के 2,000 की तैयारी पे हूँ, तो जैसे ही मुझे सेल सिग्नल मिलेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, मैं तुरंत दूंगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा। सेल सिग्नल अगर आता है तो आपको फिर एक कल के 2,000 का ट्रेड आते हुए दिखेगा। विनाइल केमिकल्स छोटा सा स्टॉक है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। मुनाफा 3.6 लगभग करोड़ से घटकर सिर्फ 25 लाख का मुनाफा आया है, तो काफी तेज गिरावट आपने मुनाफे में आई देखी है, और आय में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई है, लगभग 35% की। 109 करोड़ से घटकर आय आई है आपकी सिर्फ 71 करोड़। ये विनाइल केमिकल्स की बात हो रही है। छोटा स्टॉक है। कुणाल जी, अगर चार्ट्स पर कोई व्यू हो, ज्यादा हमने कभी इस पर चर्चा करी नहीं है, पर कमजोर नतीजों के बावजूद पॉजिटिव होल्ड कर रहा है। देखिए दीपांशु, हाल में हमने देखा है स्टॉक में एक बड़ा रनअप आया है। पिछले 1-1.5 महीने में 40 रुपए से सीधा 110 तक ये स्टॉक गया, और अब इसमें करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। इसमें जिस तरह का वॉल्यूम है और जिस तरह का इसमें ट्रेडिंग मोमेंटम रहता है, मुझे लगता है कि अवॉइड करना बेहतर है। अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है तो जरूर आप 93 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लें, लेकिन अगर आपके अभी तक खरीद नहीं है तो स्टॉक को से दूर रहें, और बहुत बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध। ओके, आशु जी को भी अपना स्प्रेड देना है, और सचिन जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने BTST कॉल के लिए। तो पहले सचिन जी के पास और उसके बाद में आशु जी आपके पास आ रहा हूँ। BTST नहीं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई सचिन जी का, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर डेफिनेटली बैंक्स पे ही ध्यान रखना है। अगर बेचना है तो मुझे लग रहा है वीकेस्ट सेगमेंट वही होगा। एंड प्राइवेट बैंक्स में मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ही है। जिस तरीके से इसने एक सुबह के सेशन में एक स्विंग बनाया था और वापस एक रिकवरी हुई थी, बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसमें ये जो रिकवरी हुई है उससे वीकनेस ही ज़्यादा हो सकती है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन है तो टेक्निकली मुझे लग रहा है 360 तक ये पर्टिकुलर डिक्लाइन एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 400 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के रखना चाहिए आपको, जो लगभग 27 के आसपास ट्रेड करा था। तो 22.50 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है। 400 के पुट में टारगेट होगा अराउंड 40 तक का। 27 के आसपास पुट खरीदना है, 400 रुपए वाला एक्सिस बैंक का, और 22.50 पर स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 47 है सचिन जी, राइट? 40 है, एक ही टारगेट होगा 40 तक का। 40 रुपए का, परफेक्ट। आइए अब आशु सर के लिए BTST का बिगुल, उनकी स्ट्रेटेजी। जी आशु सर बताएं। एक अभी जैसे अनिल जी, अभी सचिन ने बैंक्स के बारे में बात की, तो अभी आप जो ये गोल्ड लोन के बारे में बात कर रहे थे, मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए PSU बैंक्स के लिए, तो मैं अपना स्टैंड क्लैरिफाई कर देता हूं जो मैंने बात की है। अनिल जी, PSU और कई लोगों ने बोला कि हमें गोल्ड कंपनी मुथूट वगैरह शॉर्ट कर देनी चाहिए। अनिल जी, गोल्ड लोन देना एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज है। PSU बैंक्स का नेटवर्क तो है, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क में वो एक्सपर्टीज क्रिएट करना गोल्ड लोन की, अनिल जी इसे टोटली डिफरेंट वर्टिकल, तो ये इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो गोल्ड लोन की कंपनीज हैं वो स्पेशलाइज्ड गोल्ड लोन की कंपनीज हैं, और उन्होंने जो पूरे देश में नेटवर्क बना रखा है वो पूरे एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो मुझे लगता है जो सिलेक्ट प्राइवेट बैंक कर रहे थे, HDFC एटसेट्रा, जिन्होंने गोल्ड लोन में अपनी जगह बनाई है थोड़ी,
वो बेटर प्लेस्ड हैं। पीएसयू को अप्रूवल मिल गई है, लेकिन अप्रूवल के बाद क्या वो कितना पेनिट्रेट कर पाएंगे, इट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क, और टाइम लगेगा उसको बहुत लंबा। तो अभी ये जो एकदम स्पाइक आया कि गोल्ड लोन अलाउ हो गया और पीएसयू बैंक्स में एकदम बढ़त आ गई, तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसा कोई फंसना नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये। सो अनिल जी, दूसरी चीज़ जो स्ट्रैटेजी है वो बेयर स्प्रेड भी है और बुल स्प्रेड भी है, दोनों है। अनिल जी फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9600 9800 का बुल स्प्रेड चल रहा है और वो बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, और अगर इसी के बीच में मार्केट रहती है तो कल 40 से 50 रुपए और शायद 100 रुपए का प्रॉफिट भी आराम से मिलेगा। सो अनिल जी अभी एक बुल स्प्रेड बनाना है जिसमें आपको 9800 की कॉल लेनी है अनिल जी वीकली। 9800 की ग्राफिक्स रेडी है, 9800 की कॉल लेनी है वीकली और 10,000 की 2 कॉल बेचनी है वीकली। सो अनिल जी 1:2 का 9800 10,000 का बुल स्प्रेड है, इसकी कॉस्ट है 20 रुपये। तो अगर 98 के नीचे नीचे रहता है तो आपका मैक्सिमम लॉस 20 रुपये होगा और सेफ है आपका ये 10,180 तक, टेक्निकली 10,200 तक राउंड फिगर कर देते हैं क्योंकि जो 20 रुपये की कॉस्ट है। 9800 टू 10,200 ये स्प्रेड है नया वाला। अगर किसी को लेसर कॉस्ट से बनाना है और लगता है कि ये 1-2 दिन की गिरावट के बाद अगर एक स्पर्ट आ जाएगा, क्योंकि अनिल जी मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आपको ध्यान होगा 9,050 पे हमने बात की थी कि 9,050 पे के बाद अगर मार्केट चले तो शॉर्ट नहीं रहना और 9,200 के ऊपर जाए तो लॉन्ग रहना है। सिमिलरली वो दोबारा से एक लेवल है अनिल जी 10,050 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना और 10,200 अगर हो जाए तो लॉन्ग रहना। उसके बाद 200-300 पॉइंट की तेजी आ सकती है अगर ये लेवल्स आते हैं। अगर नहीं आते तो अनिल जी उसके लिए हमने जो स्प्रेड बनाया, पहला स्प्रेड 96-98 चल रहा है, वो 10,020 तक सेफ है। नया किसी को बुल स्प्रेड बनाना है 9800 10,000 1:2 वो 10,200 तक सेफ है। तो ये दोनों लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अनिल जी ये बुल स्प्रेड है और कहीं भी अगर मार्केट बीच में बंद होती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर टेम्परेरीली भी होती है, प्राइस टाइम डिके से भी पैसे इन दोनों में आ जाएंगे। तो ये तो अनिल जी हो गए बुल स्प्रेड। इस पे अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर मैं बियर स्प्रेड भी देता हूं। ठीक बात है। 9,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 10,000 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। 20 रुपए की कॉस्ट पे आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बन रही है। 9,800 और 10,200 ये। आशु सर देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर आपकी डिस्क्लेमर आना शुरू हो चुकी है, आपकी डिस्क्लेमर चल चुकी है, इसके लिए आपको बधाई। अच्छा अब बताइए बियर स्प्रेड। बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल अनिल जी कॉल से तो क्या कहते हैं, कॉल तो सही गलत होंगी, हम बच जाएंगे, लेकिन डिस्क्लेमर होएगा तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो अनिल जी जो बियर स्प्रेड है वो एक पुट लेनी है 97 अनिल जी बियर स्प्रेड जो है 9700 की एक पुट लेनी है और 9500 की 2 पुट्स बेचनी है। इसका डेबिट अनिल जी इसकी कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपये। ये अनिल जी बियर स्प्रेड इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो नीचे का लेवल है, जो जैसे हम 10,050 की बात कर रहे हैं, जो नीचे का लेवल है 9550 9500 वो एक सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा इस वक्त अनिल जी 9500 और 10,000 में है। तो 9500 में अनिल जी कल भी हमने देखा उसके पास आया, 9600 के पास आज भी आया। तो अगर जैसे कल 800 पॉइंट है, 1000 पॉइंट डाउन नीचे आ जाता है, या फिर अगर ये हर बार तो रिवर्सल भी नहीं देगा, कब तक रिवर्सल देगा? अगर मुझे और आपको आदत पड़ जाएगी कि हर बार 9600 पे गैप डाउन खुलेगा और मैं लूंगा और मेरा 9800 पे बिक जाएगा, इतना आसान ट्रेड तो अनिल जी ये मार्केट देगी नहीं। एक बार ऐसा होगा कि 9600 पे लेंगे तो अगला भाव है फिर वो वहीं पे ट्रैप कर लेगा। तो उसको प्ले करने के लिए अनिल जी 9700 और 9500 की 1:2 पुट, 10 रुपीज कॉस्ट, ऊपर में बिल्कुल सेफ है, नीचे 9300 तक सेफ है अनिल जी। सो 9300 टू 9700 अगर मार्केट कहीं बंद होती है तो इस बियर स्प्रेड में प्रॉफिट होगा। आइडियल सिचुएशन तो अनिल जी ये है कि दोनों कॉल और पुट का स्प्रेड बना देना चाहिए और आराम से बैठ जाना चाहिए। किसी को कि हर 200 पॉइंट की उथल पुथल से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उथल पुथल बहुत बढ़ने वाली है और होगी। आज जैसे भसीन साहब भी बोल रहे थे कि वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ रही है और बढ़ने वाली है और होगी। और अनिल जी कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ सब रिसर्च एनालिस्ट, मैं तो अपने की बात करता हूँ कि इतना कंफ्यूजन में है, कभी कॉल कभी पुट, बट वो नहीं समझ आ रहा। तो इसलिए अनिल जी 9300 टू 10,200 ये एक ऐसा बैंड बन जाएगा वीक के लिए कि कहीं पे भी ऊपर नीचे बंद हो गया तो आपको बहुत अच्छे पैसे आ सकते हैं इन स्प्रेड्स में। ठीक बात है, मेरा भी यही सिचुएशन, जब नहीं समझ में आता तो मैं ज़्यादा देर तक, बहुत देर तक वो स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे समझ में आता है मेरा फटाफट काम हो जाता है, ये खरीदो ये बेचो, काम खत्म जल्दी से। लेकिन जब नहीं समझ में आता, कंफ्यूजन होता है, तो बड़ा लाइफ में बड़ी दिक्कत का काम है। ये बात फैक्ट है, एकदम आपने सही कहा, बिल्कुल। ओके, आइए टाटा मोटर्स रिजल्ट पेश करेगा, कुशल अनुमान के साथ तैयार है। कुशल बताइए क्या है अनुमान?
अनिल जी, टाटा मोटर्स के नंबर्स तो वीकर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके मुनाफा देखें तो 1117 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। उसके मुकाबले हम अनुमान अब करके चल रहे हैं कि 2822 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। और इसकी मेन वजह यही है कि जो अन्य आय है उसमें 80% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही अगर आप कंपनी की रेवेन्यू देखें तो 30% का फॉल हम वहां पर भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो जेएलआर वॉल्यूम है यूएस और यूके मार्केट्स में वो करीब 30% लुढ़कती हुई नजर आई है। और साथ साथ जो गैर जेएलआर इनके प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट्स में जो स्टैंड अलोन बेसिस पे ये बेचते हैं वहां पर वॉल्यूम जो है 47% डिक्लाइन हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो रेवेन्यू में जो है 30% का फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही आप कंपनी की मार्जिन की तरफ भी नजर डालें तो 9.8% से घटकर अब केवल 6% के मार्जिन ही रहेंगे कंपनी के, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बेचे हैं उसका ओवरऑल जो इंपैक्ट है डिस्काउंट का वो इनकी मार्जिन पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के साइड से जानना अनिल जी। पहला तो यही कि यूएस, चाइना और साथ ही यूके, ये इनफैक्ट अगर इन तीनों मार्केट्स का देखें तो जेएलआर की वॉल्यूम काफी सिग्निफिकेंटली इनकी आय में कंट्रीब्यूट करती है। और वहां पर अब क्या रिकवरी हो रही है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और घरेलू बाजार में भी इनकी क्या पोजीशन है अभी, उस पर अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो वो काफी बढ़िया होगा निवेशकों के लिए। बिल्कुल, टाटा मोटर्स पर नज़र रखिए। 3.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और आज सुबह बंसल जी भी बता रहे थे कि एक बार एक डिसाइसिव मूव आने दीजिए नतीजों के बाद, तभी यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। वीक बाजार में वैसे भी कमजोरी दिखा रहा है आइशर मोटर्स, तो टाटा मोटर्स नज़र रखिए इस स्टॉक पर। दोनों तरफ के ट्रेड्स यहाँ पर भी आज आपको आते हुए दिखे हैं। पर पीएसयू बैंक्स में और तेजी बढ़ती जा रही है। पीएनबी अब 1.5% ऊपर है अच्छे स्पाइक के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंक्स पर आप अच्छा मूव देख रहे हैं। सीएसबी बैंक थोड़े महीने पहले ही लिस्ट हुआ था, 3.5% के ग्रॉस एनपीएस आए हैं इनके। लिस्टिंग के बाद काफी कमजोरी हमने देखी है जहां तक इस बैंक का सवाल है। बाकी अगर आप फैक्टर्स देखें, एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम 160 करोड़ के करीब आई है, 158 करोड़ पर एनआईआई है इनकी। और ग्रॉस एनपीएस बढ़कर 3.5% आए, तो वहां से थोड़े कंसर्न्स बन सकते हैं। कुणाल जी, सीएसबी बैंक वैसे तो ज्यादा कुछ खास नहीं किया है इसने चार्ट पर आज थोड़ा होल्ड आउट कर रहा है जब बाकी प्राइवेट बैंक्स पर हम प्रेशर देख रहे हैं। किस तरह से चार्ट्स देखते हैं इसके? देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु बेहद इलिक्विड काउंटर है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेडिंग की राय नहीं है। लेकिन जिन किसी के पास भी इसमें लॉन्ग पोजीशन है, पहले का रखा हुआ है, आईपीओ से पहले के जिनके पास पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस रखें। और ये स्टॉप लॉस आपको 125 रुपए के आसपास रखना चाहिए। ऊपर मुझे लगता है कि 155 रुपए तक जाने की जगह अगर बाजार फेवरेबल रहा तो 155, 160 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 125-26 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ट्रेडर्स को होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज किसी तरह का कोई ट्रेड इसमें बनता नहीं। ओके, ये है आपके लिए राय। और सीएसबी बैंक जिसके आए हैं रिजल्ट्स, अभी इस वक्त स्टॉक 2.5% मजबूत। लेकिन मजबूती की बात करें तो एक स्टॉक जो जबरदस्त मजबूत है उस पर चलते हैं, और वो है जुबिलेंट लाइफ। जी हाँ, ये स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। ये स्टॉक सुबह सुबह आज भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। तो जुबिलेंट लाइफ का स्टॉक सुबह आपको याद होगा 615-20 के आसपास या 625 के आसपास, 615 के आसपास था। जी हाँ, 615 के आसपास जब भारी भरकम ब्लॉक डील हुई, 606 से लेकर 615-17 रुपए तक ब्लॉक डील हुई, तब हमने इसे कवर किया था, पता कि भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। हम सुबह यही बात करते हैं, पूरे फार्मा स्पेस में एकमात्र स्टॉक यही था जो बहुत बढ़ा नहीं, और भारी भरकम ब्लॉक डील के बाद क्या यहाँ पर तेजी हो सकती है। सुमित जी, आपको बधाई, क्योंकि आपने उस वक्त बहुत क्लियर कट कॉल दिया था। मुझे याद है 625-630 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और आपने कहा था कि ये स्टॉक बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार है, और 640 के पार निकलने के बाद ये रुककर पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, और 15% का बड़ा जंप लगाता हुआ स्टॉक। और ये है कमाल, सही वक्त पर सही स्टॉक आइडेंटिफाई करने का, और सही चार्ट्स पर आपने एकदम परफेक्ट एडवाइस भी दी। जिन लोगों ने आपकी सलाह पर खरीदा है, क्या करें वो? बिल्कुल अनिल जी, आपने मेरे पूरे के पूरे एज इट इज वर्ड्स बोल दिए जो मैंने बोले थे, क्योंकि इसके अंदर
मैंने ये तक कहा था कि इस स्टॉक के अंदर 640 का हाई लगा है 23 जैन को, तारीख तक कही थी कि ये लेवल टूट जाएगा तो उसके बाद 670 से 700 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मेरे को ये नहीं मालूम था कि आज के आज देखने को मिलेंगे, बट ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये जरूर फील आ गया था और आज बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो सब लोगों ने भर भर के पैसा कमाया होगा इसके अंदर, स्टॉक के अंदर। इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं। तो सबको बधाई। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहे तो यूज करें, स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत ही है, या फिर इतना बड़ा मूव मिला है प्रॉफिट बुक करें, बट हम थोड़ी देर में नए कॉल देंगे, उनके अंदर काम करें। ये है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, सही वक्त पर आपके लिए चूज किया हुआ। हजारों ब्लॉक डील होती है लेकिन हम हर एक ब्लॉक डील कवर नहीं करते। जहां पर लगता है कि पोटेंशियल है या जहां पर ये लगता है कि कुछ वाकई में काम का एक्शन हो रहा है, वो ब्लॉक डील आपके सामने लाई जाती है। देखिए, बड़े लंबे समय बाद ब्लॉक डील्स, वॉल्यूम, अंडर परफॉर्मर स्टॉक तेजी करने के लिए एकदम तैयार, और उसके बाद उसके ऊपर सुमित जी की शानदार राय। स्टॉक तो भाग नहीं था, 690 और 615 पर इसे आइडेंटिफाई किया था। 615 वाला स्टॉक 690 रुपये, अब भी 685 पर ट्रेड करता हुआ, ये है कमाल। और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है, मैं एक राय ले लूँ उस पर, और उनमें से DLF 5% का नुकसान यहाँ पर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। किरण जी, जरा DLF के चार्ट देखिए और बताइए क्या करना चाहिए। DLF पे मुझे लगता है कि अनिल जी थोड़ा सा वीक चार्ट स्ट्रक्चर हो चुका है। परसों के जो बहुत गैप डाउन से जो खुले थे, वो लेवल्स वायलेट होते में डेंजर में है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट पोजीशंस बने रखे। 150 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये 138 के लेवल्स आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। वीकनेस है इस स्टॉक में आने लिए। वीकनेस है, 3 से 4 दिनों के लिए कर सकते हैं आप यहां पर खरीदारी। विप्रो एक और स्टॉक है जो 4% मजबूत हुआ है और अच्छी तेजी के साथ 216 के पार। सचिन जी, जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए यहां पर क्या किया जाए। अनिल जी, विप्रो के बारे में जी अनिल जी, विप्रो में एक काफ़ी अच्छा रिबाउंड हुआ है। इनफैक्ट अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से ये रिबाउंड हुआ है जो अराउंड 205 के आसपास। एंड इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है एक छोटा सा हर्डल है 218 के आसपास। अगर ये पर्टिकुलर हर्डल ब्रेक हो जाता है तो ऊपर एक काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन आ सकता है। 225 से 230 के आसपास ये स्विंग होना चाहिए। फिलहाल तो स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी है, एंड जिस पेस से डिक्लाइन हुई थी वो पेस इतना नहीं था। मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक में, तो ऊपर में 235 के आसपास स्विंग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 213 212 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन रखने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लग रहा है हाँ कि इमीडिएट जो हर्डल है 218 का, आई थिंक वो भी वायलेट होगा, एंड स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास वापस एक बार पुट करेगा। तो पॉजिटिव रुझान है, एंड मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से एम्पलीफाई होना चाहिए 218 के ऊपर। ओके, आइए छोटा ऑप्शन बड़े कहाँ है सुमित जी की तरफ के लिए एक बिगुल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के लिए। बताएं सुमित जी। अनिल जी, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई पे पुट लेने का सलाह रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी अभी स्पॉट में चल रहा है 94 रुपए 50 पैसे के आसपास। इस स्टॉक ने पिछले 5 दिनों से गिरावट दिखाई है, कल का लो ब्रेक किया है। स्टॉक के अंदर 94 का पुट अभी चल रहा है 3 रुपया 20 पैसा। 94 का पुट लेने का सलाह रहेगा एनटीपीसी का, जो अभी चल रहा है 3 रुपए 20 पैसे। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा है 2 रुपए का, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एनटीपीसी में यहां से इस हफ्ते में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें 90 रुपए से लेके 88 रुपीस तक के लेवल्स एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से ये स्टॉक ने ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया है, मेरे को लगता नहीं है ये स्टॉक ऊपर में 97 98 का लेवल ब्रेक करेगा। 100 के आसपास इसका मेजर हर्डल है, और नीचे में जैसे ये 90 to 50 का लेवल तोड़ेगा तो 90 रुपए से लेके 88 रुपीस तक के टारगेट इसी हफ्ते में स्पॉट में देखने को मिलेंगे। ऐसा होने पे 94 के पुट का टारगेट होगा ऊपर में 6 रुपए से लेके 7 रुपए तक का। बाय करें, 1 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 6 से 7 का टारगेट होगा एनटीपीसी 94 का पुट। एनटीपीसी 94 का पुट
इस पर खरीदारी की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से, तो नज़र रखिए इस स्टॉक पर कि किस तरह का एक्शन होगा। बट एनटीपीसी में वीकनेस है। टाटा पावर वैसे सुबह से अच्छा होल्ड आउट कर रहा है, पर वहां पर भी हमने देखा है ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखी है। बट सचिन जी, फिर भी टाटा पावर में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है, 2% की तेजी है। कंसोलिडेशन में ही है वैसे स्टॉक, बट यहां से कुछ और मूव्स आते हुए देखते हैं। एक कंसोलिडेशन बैंड में ही है। जिस तरीके से इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 40 के आसपास, अगर वो वायलेट हो जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ी वीकनेस आ सकती है काउंटर में। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए, अराउंड 44 ऑन द हायर साइड एंड 40 ऑन द लोअर साइड। मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो इमीडिएटली अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली उनको 40 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट 40 एक डेफिनेट रिव्यू जोन होगा जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर। ओके, ये है आपके लिए टाटा पावर पर राय। एक और कैश मार्केट का रिजल्ट आया है। कुणाल जी चार्ट देखिएगा, नाथ बायोजीन्स अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय जो है वो 52 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ पे आई है और मुनाफा भी 5.5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ 62 लाख के करीब आया है। तो मुनाफे में भी अच्छी बढ़त हुई है और साथ ही टॉप लाइन में भी बढ़त हुई है। छोटी कंपनी है और स्टॉक भी उतना बड़ा नहीं है, बट नतीजे अच्छे आए और पॉजिटिव रिएक्शन भी देख रहे हैं। चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है नाथ बायोजीन्स। बहुत ही बेहतर है दीपांशु, और इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत इलिक्विड स्टॉक है, तो सबसे पहले तो देखिए ट्रेडिंग की राय नहीं है लेकिन निवेश की राय है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में 380-85 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो जो लोग पोजिशनल बेसिस पर होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ओके, पोजिशनल बेसिस पर अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो बाय करके चलिए। वैसे आज तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि 5% का सर्किट लग गया है वहां पर फिर भी अच्छी मूव्स आई हैं। फाइजर, कुणाल जी आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक, इसके भी नतीजे आ रहे हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको नतीजे हाईलाइट करके बताता हूं। मुनाफा आया है इनका 103 करोड़ रुपए का। ये फाइजर की बात चल रही है। यहाँ पे वैसे ज्यादा खास रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं थी। जब सुबह कुछ बाजार के सेपरेट अनुमान में देख रहा था इस नतीजे पर, इस कंपनी पर वैसे काफी एक्टिव रहा है और खबरों में भी काफी एक्टिव रहा है। करेक्शन भी आते हुए दिखा है जहां तक फाइजर का सवाल है। पर इस समय अगर आप 20 करोड़ का मुनाफा आया है फाइजर की तरफ से, तो वहां पर आप नजर रखिए। कुणाल जी, चार्ट्स, वैसे तो आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक है और आपने कई बार इसको रेकमेंड भी किया है, बट कैसी दिख रही है चार्ट्स पे फाइजर? देखिए, जैसे आपने कहा दीपांशु, सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरा अपना निजी निवेश है फाइजर में, लेकिन दीपांशु मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के लिए इसको प्ले नहीं करना चाहिए। बहुत ही लिक्विड काउंटर है, निवेश के लायक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे और वो भी रिजल्ट के लिए, तो उसमें कोई खास कभी प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप निवेशित रहते हैं तो मुझे लगता है कि 4000 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बना लिया है और ऊपर 4500 तक की जगह है। एक रेंज में ही ये स्टॉक ट्रेड करेगा और ये रेंज काफी अच्छी खासी है, 4000 से 4500 की है। तो निचले स्तरों पर 4000 के आसपास खरीदें और 4500 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कुछ वक्त अब एक रेंज में बिताएगा, 4000 से 4500 की रेंज रहेगी। ओके, ये है आपके लिए फाइजर में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी, राकेश जी, अगले साहब और किरण जी, सारे के सारे लोगों के कॉल्स बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन पहले कुणाल जी और राकेश जी आपके लिए बिगुल पिक ऑफ द डे का, क्योंकि उनको कल की पिक आज ही देनी है, तो पहले पिक ऑफ द डे का बिगुल। और इस पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ साथ वागले साहब और किरण जी के लिए भी बिगुल एक साथ ही BTS डबल टी का, वो भी बजा दीजिए। समझ तो गए होंगे आप सब लोग, एक साथ एक ही स्टॉक पर बुलिश हो रहे हैं और वो स्टॉक है रिलायंस, जिस पर चारों लोग एक साथ बुलिश हुए हैं। तो शुरुआत कीजिए, कौन कर रहा है बताएं? कुणाल जी। देखिए अनिल जी, रिलायंस, सबसे पहले कॉल देने से पहले अनिल जी एक मेरा डिस्क्लेमर है, और वो ये है कि मेरा अपना निजी निवेश रिलायंस में है, जो मैंने पहले भी बताया था, और रिलायंस में अभी राइट्स इशू में भी मैंने इन्वेस्ट किया है। अनिल जी, मुझे लगता है कि रिलायंस में आपको एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और जिस तरह का ब्रेकआउट आज चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, आज इसको पिक ऑफ द डे में शामिल करने की वजह यह है कि स्टॉक ने 1600 का एक मेजर हर्डल को पार किया है।
और जिस तरह का ब्रेकआउट है लाइफ टाइम हाई पर रिलायंस बंद होता हुआ दिख रहा है, तो रिलायंस अगवाई करेगा, पिक ऑफ द डे और पिक ऑफ द मंथ रहेगा, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। ओवर टू राकेश। देखिए, जहां अनिल जी मार्केट जो है स्ट्रगल कर रहा है, रिलायंस जो है ब्लू स्काई जोन में, अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश में एक ब्रेकआउट दे रहा है। और ये रिलायंस नहीं है, बिग डैडी है, निफ्टी को भी ऊपर ले जाने का दमखम रखता है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवरवेट बाय कॉल है 1570 का स्टॉप लॉस है, 1685 1685 पहला टारगेट है, 1720 दूसरा टारगेट है। रिलायंस को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू किरण जी। राकेश जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, आपने पूरा समझा दिया है। जिस तरीके से इसने ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ब्रेकआउट दिया है, मेरा भी एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। पोजिशनली ये लॉन्ग रखना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस करीबन 1590 का रहेगा। 1600 में काफी अच्छी कॉल राइटिंग ट्रैप हो चुकी है, उसके चलते मुझे लगता है कि अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। और अनिल जी, और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम ओआई देखते हैं तो नॉर्मली रिलायंस जैसे स्टॉक में 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को नहीं मिलता, तो वो भी आता नजर आ रहा है। तो कुल मिला के एक अच्छा बाय है। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। आपके लिए पोजिशनल टारगेट 1675 1680 के रहेंगे। इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल जाने चाहिए। अरे आपने आगे पास नहीं दिया, वागले साहब को पास दो। सॉरी तो यू वागले साहब। यस। अनिल जी, मेरा 1600 का स्टॉप लॉस है जो कि 20 रुपया है, और मेरा टारगेट 1680 का पहला टारगेट, 1710 का दूसरा टारगेट जो आना चाहिए। 1680 1710 रिलायंस। अब निफ्टी का टारगेट बता दो इसके साथ साथ वागले साहब। निफ्टी कितना हो जाएगा? 10,200? नहीं अनिल जी, इतना तो नहीं लग रहा है, बट 9,950 तक जा सकता है। ओके, ठीक है। चलिए, तो रिलायंस पर एकदम से ब्रेकआउट आया। अच्छी बात है कि शुक्रवार के सेशन में इसी वक्त एकदम ठीक यहाँ से मेरे ख्याल से कितना नीचे था रिलायंस, जब हमने बात की थी 1500 शुक्रवार को क्लोजिंग के वक्त क्या दाम था? कुछ आइडिया है किसी को? क्या भाव उस वक्त चल रहा था? 1575 था या और नीचे था? 1565, पता नहीं, इस लेवल के आसपास था जब हम बात कर रहे थे कि रिलायंस में कुछ तेज़ी इस तरह से बन रही है, डे हाई पर जा रहा है। मज़े की बात है, आखिरी घंटे में रिलायंस की जो चाल है वो देखने लायक होती है। बहुत ही बेहतरीन तेज़ी रिलायंस में यहाँ पर बनती हुई दिखी है, शानदार खरीदारी होती हुई साफ नज़र आ रही है, और एक साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स के चार्ट्स पर भी एक साथ आता हुआ दिखा है। पता नहीं, या शायद आशु सर ने या फिर सचिन जी ने चार्ट्स देखे नहीं होंगे, और अब मैं उनके पास जाऊंगा भी नहीं, क्या पता आशु जी सचिन जी उल्टा भी बोल दे। भरोसा नहीं है कि सब लोग खरीदे तो मैं बेचूंगा, वो भी सप्लाई भी तो आनी चाहिए ना दोनों तरफ से, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये है स्टॉक जहां पर आज भरपूर तेज़ी बनती हुई दिख रही है, और निफ्टी को सहारा भी यहीं से आता हुआ दिख रहा है। देखिए आशु जी जिस तरह से मुस्कुरा रहा है, आशु जी बहुत मन कर रहा है शॉर्ट देने का। नहीं सर, कुछ नहीं कहने का, कुछ नहीं। ठीक बात है। चलिए, तो यहाँ पर तेजी करते रहे। ये स्टॉक है जो बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। ओके, और HBCL, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स, और इसके रिजल्ट्स पर संदीप की तरफ से पूरी डिटेल से हमारे साथ। संदीप बताइए। देखिए, नंबर्स इस बार खराब ही रहेंगे। हमने BPCL के नंबर्स ऑलरेडी देखे हैं, तो उस लिहाज से अब थोड़े से जो अनुमान है वो भी नीचे की साइड कर लिए गए हैं BPCL के नंबर्स को देख के। बिक्री की जहाँ तक बात है तो तिमाही दर तिमाही 17.5% के आसपास का ड्रॉप इस बार देखने को मिलेगा। BPCL के नंबर्स में हम अनुमान कर रहे थे कि मुनाफा आएगा, घाटा आया अबिडा फ्रंट पे भी, तो इस बार हमारा अनुमान है कि HPCL में भी कामकाजी फ्रंट पे करीब 450 करोड़ रुपये के आसपास का घाटा आएगा। मार्जिन ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आ जाएंगे, और घाटा आएगा 950 करोड़ रुपये के आसपास का। ये दरअसल इसलिए क्योंकि क्रूड इस बार काफ़ी वॉलेटाइल था, और हमने देखा वो जो $63 वाली प्राइसेस थे वो $50 के आसपास आते हुए दिखे। तो उस लिहाज से एक जो $13 के आसपास का एडजस्टमेंट इनको करना है अपनी मार्क टू मार्क इन्वेंट्री में, उसका इम्पैक्ट इस बार करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेंट्री लॉस के तौर पे देखने को मिलेगा, जिस वजह से पूरे नंबर्स इस बार आप देखिए मुनाफे से घाटे में ये कंपनी आती हुई दिखेगी। GRMs की भी जहाँ तक बात है, $2.25 के आसपास के इन्होंने GRMs रिपोर्ट करे थे, वो घटकर महज आधे से $1 के आसपास के देखने को मिलेंगे। तो नेट देखा जाए जिस तरह से क्रूड गिरा है उसका
इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे इस बार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ रुपया भी कमज़ोर हुआ है तो उसका इम्पैक्ट फॉरेक्स लॉसेस के तौर पे भी, तो आप कह सकते हैं कि दोहरी मार इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगी, जिस वजह से ना केवल नेट लेवल पे बल्कि कामकाजी फ्रंट पे भी कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के वरिष्ठ ज्ञाता वागले साहब। वागले साहब, रिजल्ट के पहले एचपीसीएल बाय सेल नोटा? बहुत साइडवेज मूव है, मेरे लिए कोई एक्शन नहीं है। 202 के नीचे वीक होगा, 215 के ऊपर स्ट्रेंथ होगी, तो कोई क्लियर संकेत नहीं है। अरे मैंने तो इतना बढ़िया आपको बोला वरिष्ठ ज्ञाता, तो मुझे लगा कम से कम आप नोटा बटन तो नहीं दबाएंगे, कुछ न कुछ तो बोलेंगे बाय या सेल में से। चलिए कोई बात नहीं, आज जाने दीजिए। रिजल्ट के बाद कल वागले साहब को मैं छोड़ूंगा नहीं, वागले साहब से कल पक्के से ओपिनियन लूंगा। लेकिन इस बीच सचिन जी तैयार है। सचिन जी, आपके लिए बिगुल कौन सा वाला चाहिए, बताइए सर। जी, बीटीएसटी का बिगुल चाहिए। बीटीएसटी का बिगुल सचिन जी के लिए। और उसके ठीक बाद वसीम साहब कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में अपने बीटीएस डबल टी कॉल्स के साथ। जी, सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सचिन जी। अनिल जी, मुझे लग रहा है एमएनएम में कहीं जाकर एक मूव डोमिनेट हो रही है, जो कंसिस्टेंट एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनी थी स्टॉक में, एक अच्छा पुल बैक हो चुका है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉट्स बनाने में अभी कोई हर्ज नहीं है। एक लेवल था अराउंड 525 के आसपास, तो इंट्राडे में आई थिंक 520 का स्विंग ऑलरेडी इसने लगा दिया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश शॉट्स ऐड करने चाहिए एमएनएम में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 522.50 का फ्यूचर्स पे। एंड मुझे लग रहा है पोजिशनली यहाँ पर एक रिवर्सल बनने की काफ़ी बड़ी चांसेस है। वापस जो एक बेस बना था अराउंड 470 472 के आसपास, आई थिंक वहाँ पर एक स्विंग हो जाना चाहिए। अगर हम पिछले 7-8 दिनों का डेटा भी देखें तो स्टॉक में जिस रफ्तार से एक ब्रेकआउट हुआ था पोस्ट रिजल्ट्स, उसके बाद भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है ये कहीं जाकर मूव एग्जॉस्ट हो चुकी है। एंड जिस तरीके से ये स्विंग्स बने हैं, नीचे के स्विंग्स के लिए वापस स्टॉक तैयार हो रहा है। 574 के टारगेट के लिए यहाँ पे फ्रेश शॉट्स, 474 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉट्स बनाने चाहिए 522.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्यूचर बेचने की राय सचिन जी की तरफ से। 509 रुपये के आसपास यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। सचिन जी, एक बार फिर से स्टॉप लॉस और टारगेट जल्दी से बता दें मुझे प्लीज़। स्टॉप लॉस होगा 522.50 का एंड टारगेट होगा 474 का, ये पोजिशनल टारगेट है। 474 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आपको। ओके, आइए अब वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वसीम साहब के लिए बिगुल। जी वसीम साहब बताएं सर, शॉर्ट कॉल्स हैं दोनों? नहीं सर, एक कॉल है और वो भी लॉन्ग है, क्योंकि शॉर्ट हमने आज बहुत दी हैं और सारी नीचे हैं। जितनी शॉर्ट कॉल दी थी, कोटक बैंक शॉर्ट था, जिंदल स्टील शॉर्ट था जिसने किया 38-40 में, 35 रुपये का भाव है, इंट्राडे बुक कीजिए। अनानी पोर्ट किया था 43 रुपीज़ में, 38 का भाव है, वो बुक कर सकते हैं इंट्राडे। आपको जुबिलेंट फूड दिया था 1710, तो 1685 है, वो इंट्राडे हो सकता है। एसआरएफ 3635 में दिया था, वो हो गया 3587। अगर आप रख सकते हैं तो रखिए, इंट्राडे ट्रेडर बुक कर सकता है, लेकिन ये सारे काउंटर वीक है। अब एक बाय कॉल है सर बीटीएसटी के लिए, अगर आप कहें तो मैं दूं। जी सर बताएं प्लीज। बैंक ऑफ बड़ौदा है सर, 46 सवा 46 है, बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए। दिस इज द बेस्ट पीएसयू बैंक, आपको पहले भी टारगेट दिया था, 52 to 54 का टारगेट है। इसमें स्टॉप लॉस 44 रुपीज 45 पैसा का रखिए। 42-45 राइट? 44.45 का स्टॉप लॉस है, 46 सवा 46 का भाव है, 52 रुपए का टारगेट सर। ओके ठीक है सर, परफेक्ट। 46 सवा 46 के आसपास स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। 44 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 52 से 54 रुपये तक के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय। पिछले कुछ मिनटों में बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी तेजी से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। ये है वसीम साहब की राय। शुक्रिया सर, ये बेहतरीन BTSTT पिक हमारे दर्शकों को देने के लिए, तो वसीम साहब की तरफ से। ओके, सुमित जी तैयार है अपने BTSTT कॉल के साथ। आइए बिगुल सुमित जी के लिए।
बताएं सुमित जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को लग रहा है गिरावट। मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए। और ये हफ्ते में लास्ट वीक हमने फ्राइडे को कॉन्ट्रा कॉल लिया था एक्सिस बैंक में, उसके टारगेट्स अचीव हुए हैं। और अब मेरे को यहाँ पे एक्सिस बैंक में और कन्विक्शन आ गया है कि स्टॉक यहाँ से और गिरावट दिखाएगा। स्टॉक ने कल का लो ब्रेक कर दिया और उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। सीएमपी पे इसको सेल करें 400 रुपए के ऊपर, या टू बी वेरी प्रिसाइज 405 406 का स्टॉप लॉस लगाए। जिस तरह का ये पैटर्न बना रहा है, जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक के अंदर, जिसमें नीचे में 370 का होगा पहला टारगेट, और मेरे को उसके नीचे भी टारगेट लगते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये 350 रुपए तक का मूव भी दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे कन्विंसिंग सेल बनेगा, यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। पहले से जिन्होंने सेल बना के रखा है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 400 के ऊपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, और यहाँ पे जो फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं वो एक्सिस बैंक में सेल साइड का व्यू लेके काम करें। जैसे ही ये 380 का लेवल टूटेगा तो 370 से लेके 350 तक का मूव इसी हफ्ते में फिर एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सेल साइड का व्यू लेके काम करना चाहिए। ओके, एक्सिस बैंक पर बिकवाली करिए। देखिए प्रेशर वापस हम देख रहे हैं बाजार पर बनता हुआ दिख रहा है। इस समय थोड़ी सी जो अभी रिकवरी आई थी, अब वापस गिरावट आ रही है। 19,900 के नीचे फिर से फिसल गया है बैंक निफ्टी, और 9,800 के नीचे फिसलने की तैयारी में दिख रहा है आपको निफ्टी। तो प्राइवेट बैंक्स पर फिर से आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है, और उसकी वजह से ट्रेड में भी आप देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट आ रही है। एक शार्प फॉल आया है इंडसइंड बैंक पर भी, डेज लो पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, आप बोल रहे थे कि 500 के लेवल्स का वेट करेंगे इंडसइंड बैंक में, और फिर वहां से आप फ्रेश गिरावट देख सकते हैं। देखिए 11-12 रुपए की गिरावट आ गई उन लेवल से। अब क्या व्यू है इंडसइंड बैंक पर? 7.5% नीचे है। और डेफिनेटली वीकेस्ट ऑफ द पैक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस और इंडसइंड, इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा कि कौन सा बेचना चाहिए, बट मेरे रडार में दोनों है और दोनों वीकर साइड पे ही है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया था, इंट्राडे वापस ही अपने जो एग्जिस्टिंग इंट्राडे लो पॉइंट है उधर जाने की क्षमता रख रहा है। बट मुझे लग रहा है पोजिशनली अगर हम इसे होल्ड करें तो अराउंड 460-465 तक ये पर्टिकुलर स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट रुझान रखना है इंडसइंड बैंक में। 500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, वो ब्रेक हो चुका है, तो फ्रेश एडिशंस होने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस और थोड़ी सी गहरा सकती है, तो 465 के टारगेट के लिए यहाँ पे बने रहेगी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक पर रहा है, और एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है वहां पर। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आने की तैयारी में है। एनएमडीसी एक स्टॉक इन फोकस है, वहां पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेगमनी ऑर्गेनिक्स। कुणाल जी, इसकी चार्ट निकाल कर रखिए। स्टॉक प्रेशर में आ रहा है, नतीजे आए हैं, थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक मेगमनी ऑर्गेनिक्स का सवाल है, वहां पर आप थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। आय 558 करोड़ से घटकर 520 करोड़ आई है, और मुनाफे में भी हमने गिरावट आते हुए देखिए। कुणाल जी, मैं आपके पास आता हूं मेगमनी के चार्ट चेक के लिए। उससे पहले अनिल जी के पास कल के 2000 की कॉल तैयार है, बिल्कुल बचाते हैं उनके लिए। जी सर। दीप, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की राय है पुट ऑप्शन के जरिए। 19,900 पर स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 19,900 19,925 के आसपास, 19,900। जी हाँ, यहाँ पर आपको 19,800 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 19,800 का पुट ऑप्शन लगभग 435 रुपये, 440 रुपये, 430 रुपये के आसपास मिलेगा। 10-15 रुपये की रेंज में आप ले सकते हैं। 430 440 की रेंज में आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर पुट ऑप्शन लीजिए 19,800 वाला। स्टॉप लॉस इसका रखिए आप 390 रुपये के आसपास, 400 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 40-50 रुपये की मैक्सिमम आपकी रिस्क है। ये पुट ऑप्शन खरीद कर आप ऊपर का टारगेट 550 का, 625 और 650 का, ये 3 टारगेट के लिए आप पुट ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी में मैं पिछले 1 घंटे से लगातार ट्रैक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ 20,000 के पार 3 बार जाने की कोशिश की। जैसे 20,000 के पार निकलने की कोशिश होती है, 2-3-4 मिनट मैक्सिमम टिके तो टिके, नहीं तो उतना भी नहीं, और तुरंत सप्लाई। तो साफ तौर पर बैंक निफ्टी पर प्रेशर है, और वो प्रेशर पूरी तरह से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का 19,800 का पुट ऑप्शन आपको कल के लिए खरीदना है। 440 रुपये के आसपास, 430 रुपये के 440, 430-35 रुपये जो भी भाव में मिल जाए। 390 का स्टॉप लॉस रखिए। 550 पहला टारगेट होगा, 625 650, और हो सकता है कल अगर और गैप मिल जाए और आपको 19,500 19,550 के आसपास मिले तो इसमें बम्पर लॉटरी भी लग सकती है आपके लिए। तो ये है वो आपके लिए बैंक निफ्टी पर आए, जहां पर
पुट ऑप्शन खरीदने की आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये है और इसी के साथ कोई एक स्प्रेड भी यहाँ पर आशु सर देना चाहते हैं, तो मैं आशु सर के पास पहले पहुँचता हूँ। आशु सर, कोई स्प्रेड आप देना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, मेरे को आपने बैंक निफ्टी की ये पुट वाली बात की ना, तो मुझे ध्यान आ गया कि फ्राइडे को मैंने भी एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाई थी 19,500 एंड 19,000 1:1। उसकी कॉस्ट थी 175 रुपए, वो अभी भी 175 रुपए पे खड़ी है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि अब आपके इस ट्रेड के बाद वजन आ गया, तो कल तक शायद उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। अनिल जी वो 1:1 थी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने कहा था 1:2, ना हिम्मत ना हैसियत, तो वो 1:1 है। कॉस्ट थी उसकी 175 रुपए, अभी भी 175 की कॉस्ट पे वो खड़ी हुई है। और अगर डिप आता है तो आपके वजन के चलते हमारी वो स्ट्रैटेजी में भी प्रॉफिट आ जाएगा। अरे बिल्कुल आएगा सर, आपकी स्ट्रेटेजी के पीछे तो हमारी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल वजन भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में मंदी करने की राय। अब निचले स्तरों पर अगर डर लगे तो सिंपल चीज़ें ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना ठीक रहेगा। इस बीच टीएन पेट्रो यहाँ पर मुनाफा 12 करोड़ से घटकर 7 करोड़ का आया है। आय भी घटी है 332 करोड़ से 260 करोड़। उसके बावजूद शेयर का दाम नहीं घटा है, वो 7% ऊपर है। ऊपर है क्यों है ये तो पता नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो ऐसे अच्छे नहीं दिख रहे हैं अभी पहली नज़र में, लेकिन ऊपर तो है। और ये कितना ऊपर जा सकता है बताना है कुणाल जी, आपको बताइए। अरे जी 2-4 सत्र पहले टीएन पेट्रो में एक ब्रेकआउट हुआ था जब 35 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकला था। फिर 2-4 सेशन से काफी वॉलेटाइल रहा है। मुझे लगता है कि 35 के ऊपर जब तक है तब तक बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। एक बार के लिए मुझे लगता है 38.5 39 के लेवल्स जो कि आज इंट्राडे में पहले हम देख चुके हैं, वही लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपने पोजिशनल बेट ली है तो जरूर बने रहें। अदरवाइज इसमें इंट्राडे ट्रेड मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस तरह का इसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। तो मेरी राय में अवॉइड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें। जिनके पास भी पोजीशन है 35 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए टीएन पेट्रो पर राय कुणाल जी की तरफ से। 7.5% ऊपर है स्टॉक पर। चलिए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं 3-20 की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, थोड़ी रिकवरी है डाउ फ्यूचर्स में। अभी भी देखें तो 550 अंक नीचे, 530 अंक नीचे। तो जब हमने लास्ट चेक किया था तो वहां से भी लगभग 25-30 अंक की रिकवरी आती हुई देखिए। कुछ ज्यादा मीनिंगफुल एक्शन नहीं है। एक वीक ट्रेड जो हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में वैसा ही है। यूरोप के बाजार भी 1 से 1.5% ही नीचे। तो हल्की सी रिकवरी आई है सर, पर ज्यादा वो नहीं है, वीक ही है। जैसे लास्ट टाइम थे लगभग वैसे ही है। दीप देखिए, लेना तो है नहीं, ये चीज़ तो क्लियर है। आज लगातार तीसरा दिन होगा जब आप 10,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, करेक्ट। और आज तो 9,825 के आसपास बंद होंगे। बैंक निफ्टी पे भी आप 20,000 के नीचे बंद होंगे। और बैंक निफ्टी पर 20,000 के नीचे की क्लोजिंग 1 2 3 4 5 6 7 दिन के तो मेरे पास डेटा है सामने, इसलिए बता रहा हूँ कि 7 दिनों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब आप 20,000 के नीचे बंद हो। तो ये लोएस्ट क्लोजिंग मिले तो पॉइंट नंबर 1 लेके तो नहीं जाना है, करेक्ट। ये तो बहुत क्लियर है कि आपको तेजी की पोजीशन तो जीरो करके जानी है, कम करके जानी है, या फिर हेज करके जानी है। अब मंदी करनी की नहीं करनी वही डिसाइड करना है। अब क्यों, चूंकि आप 500-550 पॉइंट डिस्काउंट लेकर चल रहे हो कि भाई इतना तो गिरना ही है अमेरिका, अगर इससे कम गिरा तो फिर कल ऊपर आया तो ऊपर बेचना, और अगर इससे ज़्यादा गिर गया तो फिर वो हमारे हाथ में थोड़ी। तो सिंपल चीज़ है, जिनको मंदी करनी है इसीलिए मैंने पुट ऑप्शन दिया है, तो बेहतर ये है। और जिसको फिर भी मंदी में डर लगता है, जैसा मैंने 19,800 बोला है, आपको लगता है डर, तो फिर 19,500 का एक पुट और बेच दो सामने, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। भाई मुझे 350 वाला पुट लेने में डर लगता है कि भाई 450 वाला 430-40 वाला पुट कैसे लूँ, करेक्ट। तो फिर आप सामने ये तो थोड़ा एक 19,500 वाला पुट बेच दो, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए, रिस्क कम हो जाए, मुनाफा भी फिर लिमिटेड होगा। तो पॉइंट सिंपल है, आपको करनी मंदी ही है या तेजी की पोजीशन को पहली चीज़ ये कि तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, ट्रेडिंग वाली कम कर लीजिए। अब हो सकता है कल भले एक बार 50-100 ऊपर खुल जाए, अगर आपकी तेजी की पोजीशन नहीं होगी तो आप ऊपर बेच तो पाएंगे ना, करेक्ट। अगर आप तेजी की पोजीशन में है तो ऊपर बेच भी नहीं पाएंगे। तो पॉइंट यही है कि आप पहले हल्के हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। गाड़ी में गियर चेंज करने के लिए पहले उसको न्यूट्रल लाना पड़ता है। रिवर्स से फर्स्ट गियर भी न्यूट्रल करके लाया जाता है, और फर्स्ट से रिवर्स भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो पहले न्यूट्रल हो जाइए, और उसके बाद अगर आप पहले से न्यूट्रल हैं तो फिर आप पुट ऑप्शन के जरिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो कल के लिए आप पुट ऑप्शंस के जरिए, चाहे वो निफ्टी का पुट ऑप्शन हो चाहे बैंक निफ्टी का, क्या कर सकते हैं आप, 9,700 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं निफ्टी का, 2,500 का सामने बेच दीजिए,
19,800 का बैंक निफ्टी का खरीद लीजिए, सामने 19,500 का भेज दीजिए। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसमें रिस्क भी आपकी कम है। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और बताऊं, शुक्रवार को हमने जो पोजीशन बताई थी 20,500 का पुट और कॉल दोनों बेचने के, उसमें करीबन 150 रुपये बने हैं आज लोगों के, जो प्रीमियम कम हुई है, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अब वो पोजीशन रखने का कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया अब आप चाहें तो 19,800 19,900 का एक पेयर बना सकते हैं, जहाँ 1,000 रुपये के आसपास का आपका बनेगा। तो नीचे आप 18,900 तक सेफ हैं, ऊपर आप 20,900 तक सेफ हैं। 1000 पॉइंट की रेंज काफ़ी है, इतनी सेफ्टी के लिहाज से ठीक है। तो चाहें तो जो बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जिनके पास मार्जिन बहुत है, पैसा वो दे सकते हैं, तो वो 19,900 का पुट कॉल भी बेच सकते हैं और लगभग 1,050 की प्रीमियम वो बना सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट में ट्रेडिंग के बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको अपना रिस्क लेने का तरीका, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो वाली कर लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस बंद कर दीजिए और फिर पुट्स के जरिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी खेल सकते हैं। एक स्प्रेड भी आप चाहें तो बना सकते हैं इस समय। और किस तरह से आप बैन से बेनिफिट कर सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। कई सारे स्टॉक्स में हम डेली एक्शन देख रहे हैं, कुछ नए एंट्रेंट्स आते हैं बैन में, कुछ बैन से बाहर जाते हैं। कौन से स्टॉक्स में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं? आशीष के पास पूरी लिस्ट तैयार है, बताएं आशीष। दीपांशु, आइडिया देखिए जी आशीष बताइए। बिल्कुल, आइडिया देखिए बैन में बना रहेगा। 99% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है इसकी। अदानी एंटरप्राइज करीब 97% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, तो बैन में बना रहेगा। साथ ही जसडाइल की भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 92% के आसपास है, यानी ये भी बैन में बना रहेगा। लेकिन दो स्टॉक्स ऑलरेडी हैं जो बैन में मौजूदा फिलहाल हैं, लेकिन हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए। सबसे पहला BHEL, यहाँ पर अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो घटकर 84% आ चुकी है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। हो सकता है कि एंड ऑफ द डे बाहर आ जाए। और PVR यहाँ पर भी करीब 81% आ चुकी है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये भी हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए। तो ये दो स्टॉक्स हैं, BHEL और PVR, ये बैन से बाहर आ सकते हैं। नजर रखिए, BHEL PVR ये दोनों बैन से बाहर आ सकते हैं। हालांकि आज नतीजों के दिन हमने देखा है कि काफी कमजोर ट्रेड होता हुआ दिखा है जहां तक BHEL का सवाल है। पर आशीष, NMDC इसके बारे में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी आपने एक ओके NMDC पर वैसे आज कमजोरी आई है। छत्तीसगढ़ में कुछ परेशानियां हो रही हैं इस कंपनी को। सुमित जी, जरा एक बार NMDC का चार्ट देखकर बता दीजिए किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इधर। लॉन्ग पोजीशन एक बार के लिए अवॉइड करनी है। ये पूरे की पूरा सेक्टर मेटल स्पेस मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। NMDC में भी ऐसा ही हो रहा है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो करीब करीब 89-90 के आसपास है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग का व्यू नहीं लेना है। नीचे में जैसे ही ये 81-82 का लेवल तोड़ेगा तो फिर स्टॉक में गिरावट बढ़ेगी और फिर और लो लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये वीक थोड़ा सा डाइसी है मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स और सेक्टर्स में। स्पेशली अगर NMDC और मेटल की बात करें तो एक बार लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें। ओके, ये है आपके लिए NMDC पर राय। खबरों के दम पर आप यहाँ पर रिएक्शन भी आते हुए देख रहे हैं। अदानी ट्रांसमिशन, बंसल जी आपकी पिक एक बार फिर से एक वीक बाजार में भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवीजन इस पर चार्ट पर क्या दिख रहा है? देखिए दीपांशु, कोई रिवीजन नहीं है, होल्ड करना चाहिए। और देखिए वीक बाजार में तो दीपांशु इसने परफॉर्म करना ही है, क्योंकि पूरा सोच समझ के, पूरी रिसर्च के बाद अनिल जी के जन्मदिन के अवसर पर व्यूअर्स को एक स्पेशल गिफ्ट दिया था। तो इसको रिव्यू करेंगे जब 217-222 के जोन में आएगा। एज ऑफ नाउ होल्ड है और मेरी और कुणाल जी की जिम्मेवारी खत्म नहीं है, तो जिन्होंने लिया है वो होल्ड करें अदानी ट्रांसमिशन को। बिल्कुल, तो घबराइए नहीं, होल्ड करिए अदानी ट्रांसमिशन को। यहां से भी आपको अच्छी मूव्स दिखाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अच्छा ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पर बल्कि ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग से पहले, तो वहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन आते हुए देखा है। अदानी ट्रांसमिशन इस पर होल्ड की राय है बंसल जी की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लें इससे पहले कि मार्केट क्लोजिंग हो। वागले साहब, पेज इंडस्ट्रीज, सुबह ओपनिंग शो में आखिरी कॉल थी आपकी तरफ से, कोई अपडेट सर? पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए? दीपांशु, मेरे लिए अभी भी वीकनेस जारी है। मुझे लगता है कल के दिन में आपको 17,000 के लेवल्स मिलने चाहिए। 17,700 है मेरा, 18,000 का स्टॉप लॉस था, उसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। एक 150 रुपये यहाँ से ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे
और 17,000 16,900 तक के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं कि कल मिलने चाहिए। ओके ये है आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज पर राय। सुमित जी, सुबह जो टेक महिंद्रा पर आपने बिकवाली की राय दी थी, इस पोजीशन को भी सर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या क्लोज कर देना चाहिए? कैरी कर सकते हैं दीपांशु, स्टॉक डेज लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी तक मेरे को सेम वैसा का वैसा ही लग रहा है जैसे सुबह लग रहा था। तो स्टॉक के अंदर मेरे को नहीं लग रहा कि कोई अच्छा खासा कोई पुल बैक या बाउंस बैक आएगा। आज का जो लो लगा है कल वो टूटते ही इसमें गिरावट बढ़ेगी। 543 के नीचे स्टॉक के अंदर नीचे में 530 525 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड कर सकते हैं। ओके किरण जी, क्लोजिंग से पहले एक क्विक कॉल, बजाज फाइनेंस पर चर्चा नहीं हो पाई आज, इस पर यहाँ पर भी बड़ा ब्रेकडाउन देखा है, 4.5% की गिरावट। कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल कैसी चाल रह सकती है स्टॉक की? एकदम फ्लैट है, वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं, तो मेरा मानना है कि थोड़े दिन के लिए बजाज फाइनेंस को अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मुझे मीडियम टर्म आउटलुक से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि वीकर हैंड्स शिफ्ट हो रहे टू स्ट्रॉन्गर हैंड्स, तो इधर थोड़े से ब्रेकआउट की राह देखनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में ये कुछ ब्रेकआउट आएगा। तो इस स्टॉक से अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए। जब एक ब्रेकआउट आएगा तब एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। मैं जरूर आपको मैं अगर शो में नहीं रहूंगा तो फोन अ फ्रेंड करूंगा, नहीं तो इधर हाथ ऊपर कर लूंगा। बिल्कुल किरण जी, तो इंतजार करेंगे उसका। आखिरी 1-1.5 मिनट बाकी है ट्रेड का। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज किस तरह का मार्केट में एक्शन रहा है। डेज लो पर क्लोज नहीं हो रहे हैं, डेज लो से थोड़ी रिकवरी करके क्लोज कर रहे हैं, बट फिर भी काफी कमजोर दिन रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। 3.5% की गिरावट आज हुई है, 725 अंक की गिरावट, 19,950 के नीचे। वहीं 9,800 निफ्टी डिफेंड कर पाया आज के ट्रेड में, पर फिर भी 150 अंक की गिरावट के साथ ही आज क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। तो काफी कमजोर दिन रहा है, और सबसे ज्यादा जो वीकनेस है आज के ट्रेड में वो आई है बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ से। इंडसइंड बैंक, यहां पर आपने सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखा है, और क्लोजिंग सेशन में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए देखा। जहां तक इस चार्ट का सवाल है, तो वहां से सबसे ज्यादा आज के ट्रेड में प्रेशर आते हुए दिखा है। इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, आईटीसी एंड में यहां पर भी प्रेशर आया, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी वीकनेस का दबाव रहा। बजाज ऑटो, यहाँ पर भी वीकनेस आती हुई देखी है हमें। HUL, इसने भी अंडर परफॉर्म करा है, मार्केट का एक ड्रैग रहा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ 7 निफ्टी के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। गेल, जब खबर आई कि दो भागों में कंपनी स्प्लिट हो सकती है, आईटी स्टॉक से थोड़ा सहारा मिला। विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट्स इशू के शेयर्स की लिस्टिंग के दिन इस स्टॉक का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। वहीं अगर आप और एक्शन की बात करें, जहां तक वायदा कारोबार की बात है, तो वहीं पर भी आपने देखा कि एनबीएफसीज में ही ज्यादा आपने बिकवाली का दबाव आते हुए देखा है, बट कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर आउट परफॉर्मेंस भी रही। लुपिन, सन फार्मा, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी। डॉक्टर रेड्डीज अच्छी बाइंग आई स्टार्टिंग में, बट फिर वहां पर थोड़ा प्रेशर आपने आते हुए देखा। दूसरी तरफ देखिए तो नतीजों के दम पर BHEL, यहाँ पर लगभग 7% की गिरावट रही। GSPL, RBL बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, NCC, नैल्को, DLF, पेज इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, LIC हाउसिंग, स्टील अथॉरिटी, मदरसन सुमी, यहाँ पर आपने भरपूर प्रेशर आते हुए देखा। और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के इम्पैक्ट पर गोल्ड लोन NBFCs, मुथूट और मन्नापुरम, यहाँ पर भी आपने वीकनेस का ही दौर देखा। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। प्रोविजनल क्लोजिंग है 98.17 के पास। अनिल जी से बस चर्चा करेंगे कि मार्केट का क्या व्यू है अब, और 19,926 पर बैंक निफ्टी पर। एक स्टॉक जहाँ पर भरपूर एक्शन देखा कैश मार्केट से, वो है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। इस पर ब्लॉक डील हुई थी सुबह, वहां पर आइडेंटिफाई भी किया गया था कि यहाँ पर अच्छी मूव आ सकती है, और बिल्कुल वैसी ही दौड़ लगाते हुए देखी आपने जुबिलेंट लाइफ पर। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन है स्टॉक पर आज। जुबिलेंट लाइफ देखिए, वैसे भी फार्मा स्पेस में ये सबसे कम चला हुआ शेयर है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जबरदस्त होते हुए दिख रहे हैं। आज एक के बाद एक करीबन 6-7 ब्लॉक डील्स तो मैं देख चुका हूँ, तो 615, 16, 17 के आसपास जमकर ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। यानी कि कुछ तो एक्शन प्राइस वाइज, वॉल्यूम वाइज जुबिलेंट फूड लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। 640 पार होने के बाद बनेगी बड़ी तेजी और अच्छी तेजी भी। वक्त पर आपके लिए चूज किया हुआ हजारों ब्लॉक डील होती है, लेकिन हम हर एक ब्लॉक डील कवर नहीं करते। जहाँ पर लगता है कि पोटेंशियल है, या जहाँ पर ये लगता है कि कुछ वाकई में काम का एक्शन हो रहा है, वो ब्लॉक डील आपके सामने लाई जाती है। देखिए स्टॉक तो भाग नहीं था,
690 और 615 पर इसे आइडेंटिफाई किया था। 615 वाला स्टॉक 690 रुपए, अब भी 650 पर ट्रेड करता हुआ, ये है कमाल। जुबिलेंट पर आपने बढ़िया एक्शन देखा और सही समय पर इस स्टॉक को पकड़ भी लिया था जब इस पर खबर आती हुई देखी। तो अनिल जी, जुबिलेंट पर तो एक्शन अच्छा था, पर मार्केट्स का आज खराब दिन रहा। हालांकि डेज लो पर क्लोजिंग नहीं हुई है, बट फिर भी काफी कमजोर दिन रहा सर। 3.5% बैंक निफ्टी पर गिरावट। बिल्कुल दीप, हालांकि अब भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थोड़े से रिकवर होते हुए दिखे। 550 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं जब हमारे बाजार बंद हुए। तो कल हमें 475 अंकों की कमजोरी के साथ डाउ फ्यूचर्स को गिरना, ये ध्यान में रहे, ये बताने का मकसद ये है। थोड़ी देर में आपके सामने फाइनल क्लोजिंग आने की तैयारी में, उससे पहले शाम के 6 बजे की शो की बात कर लें, जो खास तौर से कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, आप सबके लिए डेडिकेटेड है। और वो इसलिए कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मरीजों का आंकड़ा 40,000 के ऊपर निकल चुका है। आखिरकार सवाल है कि दिल्ली में हालात बेकाबू क्यों हो रहे हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 35% से ज़्यादा, मतलब यानी कि हर 3 टेस्ट में से 1 टेस्ट, जो भी लोग टेस्ट करवाने जा रहे हैं, 3 में से 1 टेस्ट कोरोना का निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, न कि घटानी चाहिए, लेकिन घटी है। अब सरकार जागी है तो मुश्किलें बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि अब दिल्ली किस तरह से कोरोना से जूझेगी, निपटेगी, और अब जो कोरोना के सामने दिल्ली का सरेंडर होता हुआ दिखा है, इससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर होगा हमारा शाम का खास शो, कोरोना का कहर, दिल्ली सरेंडर। दिल्ली में जो कुछ भी मुश्किलें हैं, बंसल जी, क्या वाकई में अभी वैसा ही हो गया कि पहले ये सुनने में मिलता था कि आपके इलाके की एक आध बिल्डिंग में किसी को कोरोना है, अब लगभग हर बिल्डिंग में लोग कोरोना वाले मिल रहे हैं, वैसा माहौल दिल्ली में है? बिल्कुल अनिल जी, काफी पैनिक है यहाँ पर। RWS लिस्ट बना रही है कि किस किस घर में कोरोना है, तो काफी पैनिक है। और जैसा बॉम्बे में अनिल जी पहले हुआ था, अब दिल्ली उस स्थिति से गुजर रहा है। बिल्कुल, इस वक्त मुश्किल हालात है काफ़ी दिल्ली के। तकलीफ वाली मामला है। अभी एक खबर में पढ़ भी रहा था कि चेन्नई में फिर से 19 जून से कंप्लीट लॉकडाउन की बात हो रही है, और 19 जून से 30 जून तक लॉकडाउन पूरा लगाने की बात हो रही है। सिर्फ सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक शायद शॉप्स खुली रहेंगी, लेकिन बाकी लॉकडाउन होगा। तो वापस से ये जब लॉकडाउन खुला है, तब एहतियात, सावधानी ज़्यादा रखनी है, सतर्क ज़्यादा रहना है, न कि लापरवाह होना है। ये मत सोचिए कि 2 महीने 3 महीने में नहीं हुआ कोरोना तो अब नहीं होगा। अब रिस्क ज़्यादा है, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही। तो जो क्लोजिंग बेसिस पर जो हम कह रहे थे कि 9,800 के नीचे ना बंद हो तब तक ठीक है, 9,813 ये आई है क्लोजिंग 159 पॉइंट के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी 20,000 के नीचे जरूर बंद हुआ है, लेकिन 19,912 740 अंकों के नुकसान के साथ। और सेंसेक्स बंद हुआ है 552 अंक नीचे, और ये बंद हुआ है 33,228 के आसपास। डाउ फ्यूचर्स लगभग 450 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिखे हैं इस वक्त जब हम ये शो खत्म कर रहे हैं। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, आपका शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी और आशु सर का, दिल्ली वाले हमारे तीनों मेहमान। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और पुणे से किरण जी का भी शुक्रिया। मुंबई वाले सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।